चैप्टर 1 हम लोग ने कवर कर लिया था पूरा बुक से वो भी। अब करेंगे चैप्टर 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ चैप्टर 1 में मैंने जो भी पढ़ाया था, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा या कोई भी चैप्टर्स में जो आगे पढ़ाऊँगी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उन डाउट को क्लियर कर सकूँ। इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ चैप्टर 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब तो उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इलास्ट्रेशन में भी थे और भी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं जो अगर आप करोगे तो अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। तो उसके लिए एक मैंने कहा था कि एक वीडियो मैं लेके आऊँगी। सो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं 101 जो फर्स्ट टाइम एक है इंड एस मैं आपको आगे बताऊँगी। एक इंड एस है 101 बोल के, ठीक है? उसमें काफ़ी चीज़ें रिलेटेड है जो मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाई थी। तो बेहतर यही होगा कि मैं दोनों को मर्ज कर दूँ यानी चैप जब मैं पढ़ाऊँगी 101 वाला इंडेक्स और जब मैं उसके क्वेश्चंस कराऊँगी, तब साथ-साथ में आपके चैप्टर 1 के जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, वो कवर्ड हो जाएँगे। तो उसका टेंशन नहीं है, चैप्टर 2 पे अब हम लोग फ़ोकस करते हैं, ठीक है? ये चैप्टर 2 बात करता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड एस। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको क्लियर कर देती हूँ कि पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, फ्रेमवर्क था। उसके बाद ये लोग ने जो आईसीएआई है ना, उन्होंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क निकाला। क्यों निकाला? चैप्टर 1 जब आपने पढ़ा था तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते थे, बाहर जो लोग फॉलो करें उसी के हिसाब से हम लोग भी करते थे फॉलो, राइट? तो बाहर पहले क्या चलता था, फ्रेमवर्क चलता था। फ्रेमवर्क जो बनाया हुआ था, नाम दिया हुआ था, उसको लोग फॉलो कर रहे थे। तो उनको देख के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देख के हम लोग ने भी अपने साइड में कहा कि इंडिया में भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। हम लोग भी फ्रेमवर्क को बनाएँगे और उसको फॉलो करेंगे। बट जब वहाँ पर चेंजेज़ हुआ, उन्होंने चेंज करके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नाम रख दिया और उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए। तो इंडिया में भी सेम चीज़ यही किया गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नाम कर दिया इंस्टेड ऑफ फ्रेमवर्क वर्क। तो ये आगे कवर्ड होगा। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें काफ़ी सारे थ्योरीज पॉइंट है जो आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रटना भी पड़ेगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो की फैक्टर है, की एलिमेंट है, वो लिखना पड़ता है। तो वो सब आपको रटना पड़ेगा। कैसे रटना वो सब मैं बताऊँगी आगे चल के। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, क्वालिटेटिव फाइनेंशियल एलिमेंट क्या-क्या है, रिकॉग्नाइज़ कैसे करें, मेज़र कैसे करें, प्रेज़ेंट कैसे करें, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। तो ये चैप्टर जो 2 है उसमें काफ़ी सारे यूनिट वाइज़ सेक्शन में डिवाइडेड है। तो टोटल 9 यूनिट्स है इसमें। एक-एक करके हम लोग सारे यूनिट्स कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इंडेक्स क्या बोलता है? इंडेक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है उसमें? उसमें कुछ बताया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग ये इसको क्यों लाए हैं, ये बताया गया है। फिर बताया गया है कि इसको कैसे कब हमें इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, कब नहीं दिखाना है और दिखाना है तो किस प्राइस पे दिखाना है और उस प्राइस को चेंज करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये सारी चीज़ें वो इंडेक्स कवर करता है। हर इंडेक्स के लिए अपना-अपना रूल है, ठीक है? तो कई बार ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि बहुत कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या होगा, कहीं उसका मर्ज हो रहा है चीज़ें। पर यकीन मानिए अगर आप धीरे-धीरे फ्लो में चलते जाएँगे, वो चीज़ें अपने आप बैठने लग जाएँगी और जब मैं कई बार उस चीज़ों को जब रिपीट करूँगी, तो क्या होगा वो अपने आप बैठेगा। इनिशियली जब मैं भी पढ़ती थी ये वाला चीज़ तो मेरा बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मुझे लगता था कैसे याद रखूँगी? कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई पीएल में जा रहा है, कभी कोई ओसीआई में जा रहा है। बट जैसे-जैसे आप करते रहोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगी और जब चीज़ें रिपीट होती हैं ना, तो हम अपने आप बैठने लग जाते हैं, चीज़ें ईज़ी लगने लग जाती हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड एस। अच्छा, herein the conceptual framework under India is not a standard and it does not override any standard। पहले क्लियर कर लेते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं इसके बारे में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? इंडेक्स तो बना दिया इन लोग ने, चलो हाँ, हर मैटर के लिए अलग अलग मैटर के लिए इन लोग ने इंडेक्स बना दिया, ठीक है? और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? वो क्या करता है, वो इंडेक्स के साथ साथ हम लोग को फॉलो करना है। अब सपोज इंडेक्स कुछ बोल रहा है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कुछ लिखा हुआ है, दोनों मैच नहीं कर रहा। अब क्या करें? तो हमें इंड एस फ़ॉलो करना है, ठीक है? पर इंड एस कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ मैटर है उस पे वो साइलेंट है। अब हमें क्या करना चाहिए? सामने वाला कन्फ्यूज़्ड है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ? इंड एस में तो उसमें हमें क्लैरिटी नहीं है। तब ऐसे केस में हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया गया कि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे मूव करना है। कहीं इंड एस बोल देगा कि नहीं पर्टिकुलर तुम्हें ऐसे ही मूव करना है, तो अब तो वैसे ही मूव करोगे।
पर कहीं कुछ बोला नहीं है, क्लैरिटी नहीं हो रहा, डाउट हो रहा है, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लाया गया, ताकि क्लियर रहे कि आपको ऐसे करना है, इंडियस में ऐसे वर्क करना है, ऐसे वॉक थ्रू होगा यहाँ पर। ठीक है, ये है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसे आप देखोगे एग्जाम, एक और मैं आपको बताऊं कि अच्छा अंदर में कवर्ड होगा, मैं उसके साथ साथ ही बता दूंगी आपको ये चीज़। चलिए पहले डेफिनेशन जो भी इंट्रोडक्शन लिखा है हम लोग वो पढ़ते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड एएस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड। पहली बात, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, इंड एएस नहीं है ये एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है। इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, इट डज नॉट ओवर एनी स्टैंडर्ड और एनी रिक्वायरमेंट इन एनी स्टैंडर्ड। तो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है, ऊपर उस पर जान लो, समझ लो। उसको फॉलो कब करना है? जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तब उसको फॉलो करना है। जब क्लियरली बोल दिया कि ये करना है तब तो आपको वही करना है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको फॉलो करना है। ठीक है? उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअल में डेफिनेशन बताया गया है कि एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। पर अगर सपोज़ इंडियस में कुछ बोलता है कि नहीं एसिड तो हमको इस वाले डेफिनेशन मीट करेगा तभी हम एसिड बोलेंगे, तब आप वो करना फॉलो। बट जब किसी मैटर पे क्लैरिटी नहीं लगेगा तो हम लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डाल देंगे। आगे आगे वो समझ में आएगा, रुकिए। तो वाइल द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क while the conceptual framework under INDES is primarily meant for standard settler, for formulating the standard, it has relevant to the preparer in certain situations such as development of consistent accounting policies for areas that are not covered by standard or where there is a choice of accounting policy and to assist the party to understand and interpret the standard. So conceptual जो framework है वो किस किस को हेल्प करता है? जो स्टैंडर्ड बना रहा है, स्टैंडर्ड सेटर यानी जो बनाता है स्टैंडर्ड, जो बॉडी स्टैंडर्ड बना रही है उनको भी हेल्प करता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले बना दिया गया, ये हम लोग का फ्रेमवर्क है, इसको ध्यान में रख के हमें इंडियाज़ बनाना है। ठीक है, उनके लिए भी हेल्प है। क्या हम लोग के लिए हेल्पफुल है? कि हम लोग तो बना नहीं रहे स्टैंडर्ड, तो हाँ हम लोग के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि लिए जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, उसको करना है। तो कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कहीं क्लैरिटी नहीं मिलती, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क खुल के हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा उसमें क्या लिखा है, उसके मुताबिक क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्लैरिटी होता है कि हाँ कैसे मूव करना है हमें इंडियाज़ के अंदर। एज अ रिजल्ट सर्टेन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इंडियस वन जो है प्रेजेंटेशन, इंडियस वन बताता है कैसे प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। 8 बताता है अकाउंटिंग पॉलिसी कभी चेंज हो रहा है या एरर हो रहा है तब कैसे रिकॉर्डिंग करें। बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब आप किसी को एक्वायर कर लेते हो तब कैसे अकाउंटिंग करें, तब कौन सा दिखाए, उसका दिखाए, अपना दिखाए, अपना दिखाए तो क्या फेस वैल्यू जो है वही दिखाए कि उसका जो मार्केट वैल्यू चल रहा है उसके हिसाब से दिखाए, क्या करना है। ये इंडेक्स 103 बता दिया। रिक्वायर द प्रिपेयर टू फॉलो अ गाइडेंस, जैसे नाम है गाइड करना है आपको कि ये भाई ये कर सकते हो, ये करना चाहिए, ये सही लग रहा है, तो गाइडेंस देता है इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंडियस। ठीक है, एक गाइडेंस की तरह काम करता है। तो जहाँ कोई पर्टिकुलर इंडेक्स बोल देता है कि आपको यही करना है तब तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो आप फॉलो कर लोगे। बट जहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं लगता, वेग लग रहा है सिचुएशन की अभी इसमें क्या करना चाहिए, तब आप गाइडेंस ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क खोल के देखो। ठीक है, तो आईसीए इन द पास्ट हैज़ इशूड प्रोनाउंसमेंट विद टाइटल फ्रेमवर्क। पहले आईसीए ने क्या किया था? फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंडेस। दिस फ्रेमवर्क इज प्राइमली बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क इशूड बाई, तो जो हम लोग ने पहले फ्रेमवर्क नाम दिया था वो बेस्ड था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो बाहर की बॉडी है जो बनाती है। मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में बाहर भी एक बॉडी है वो बनाती है इंडियस नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। तो उन लोग ने भी निकाला था फ्रेमवर्क, हम लोग ने भी वैसे ही उसी डायरेक्शन में फ्रेमवर्क निकाला। In March 2018, the International Accounting Standard Board issued a comprehensive revised framework. अपने फ्रेमवर्क को बहुत चेंज किया, रिवाइज किया, टाइटल और उसको टाइटल भी चेंज कर दिया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन व्यू ऑफ द इशुएंस ऑफ न्यू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिमेन कन्वर्ज्ड विद, और हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? हम लोग को उसी रास्ते पे चलना है, कन्वर्ज विद द ग्लोबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। हमको ग्लोबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो बाहर फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से ही चलने का था। इसीलिए हम लोग ने भी अपने वाले फ्रेमवर्क का भी नाम हम लोग ने भी चेंज किया, हम लोग ने भी काफ़ी चीज़ इनकॉर्पोरेट किया। तो ICAI has developed a conceptual framework under INDES corresponding to the International Accounting Standard Conceptual Framework 2018। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? पर्पस। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है कि वो गाइडेंस के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उनके पर्पस क्या है?
पर्पस है स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए। स्टैंडर्ड बनाते वक्त जो लोग बना रहे हो उनको बहुत हेल्प मिलता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उनको मार्गदर्शक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा जिसके अंदर उसको इंडेक्स बनाना है। तो एक ढांचा क्लियर होगा तब तो बना पाएंगे। तो एक हेल्प करता है, असिस्ट ICAI इन फॉर्मुलेशन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स बनाने में। फॉर्मुलेशन टू बी बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ यहाँ तक हम लोग का बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सेटर को भी हेल्प करता है। कंसिस्टेंस इन प्रिपरेशन, अब जो हम लोग जो बना रहे हैं अपना अकाउंटिंग, हम लोग भी एक ही तरीके से बना सके, उसके लिए भी हम लोग को हेल्प करता है। असिस्ट प्रिपेयर जो हम लोग हैं टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन नो इंडियस अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इवेंट। इतने सारे ट्रांजैक्शन है, इतने सारे इवेंट है, क्या ये पॉसिबल है कि हर के लिए इंडेक्स हो? ऑफ कोर्स नॉट। कहीं ना कुछ तो ऐसा मैटर आ ही जाएगा जहाँ पर कोई इंडेक्स कवर नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में ऐसे बहुत कम मैटर आएंगे फ्रेंड, पर फिर भी जो भी आएगा उसके लिए भी हमारे पास है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। व्हेन इन इंडियस अलाउ चॉइस, इंडियस चॉइस दे रहा है, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, तो कौन से केस में ये बेटर होगा, कौन से केस में वो बेटर होगा, ये सब बताता है हम लोग को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, फिर लास्ट बताया है इंटरप्रिटिंग इंडेक्स, इंडेक्स को समझने में। इंटरप्रिट, एक तो उन्होंने बता इंडेक्स बना दिया, अब एक चीज़ को समझने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो असिस्ट ऑल पार्टी टू अंडरस्टैंड इंडेक्स, इंडेक्स को समझना, उसको इंटरप्रिट करना कि जो बनाया गया है उसको हमें कैसे लेना है, वो बताता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इस चीज़ का इंडेक्स और एनी रिक्वायरमेंट इन एन इंडेक्स override the conceptual framework under index, index और any requirement in an index ओवर, यानी इंडेक्स और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखा जाए तो ऑफकोर्स इंडेक्स बड़ा है, क्योंकि इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, ढांचा बनाया गया जिसके अंदर इंडेक्स बैठाया गया है। ठीक है, हमें इंडेक्स फॉलो करना है, पर कहीं कोई मैटर है जहाँ इंडेक्स चुप है, बता नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तब हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की हेल्प लेनी, वो हमें गाइड करेगा कि तुम क्या करो, क्योंकि इंडेक्स नहीं बता पा रहा। इंडेक्स बता पा रहा तो वेरी गुड, इंडेक्स को ही फॉलो करना है हम लोग को। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICAI मे समटाइम रिक्वायर द डिपार्ट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कई बार तो ऐसे खुद ही बोल देगा कि भाई इस मैटर पे आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं, इंडेक्स जो बोल रहा है या पर्टिकुलर जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बहुत एक ब्रॉड टर्म दे दिया, कोई स्पेसिफिकली नहीं बताता, बहुत ब्रॉड वे में बताता है चीज़ों को। ठीक है, तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्प कर देता है, गाइड कर देता है कि चलो ऐसा कर लो तुम लोग। तो ICAI कभी हो सकता है बोल दे कि ये मैटर पे आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं फॉलो करना है, कुछ और जो है वो फॉलो करना, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को इतना प्रायोरिटी हमें नहीं देना है, हमें सबसे पहला प्रायोरिटी इंडेक्स को देना है। ठीक है, और टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हम लोग नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए ICAI अगर कभी बोले रिक्वायरमेंट की डिपार्ट करना है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा, जो अलग से वो लोग जो भी गाइडेंस देंगे उसको फॉलो करेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इफ द ICAI डज सो इट विल एक्सप्लेन द डिपार्चर इन द अपेंडिक्स टू द रेलिवेंट इंडेक्स। तो जब भी कहीं पर सपोज इंडेक्स में कुछ बोल रहा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कुछ बोल रहा है, कौन सा फॉलो करेंगे? इंडेक्स फॉलो करेंगे। इंडेक्स में लिखा हुआ है कि हम लोग इसे क्यों फॉलो करेंगे। इंडेक्स बहुत स्पेसिफिकली बता देता है कि किस केस में ये वाला इंडेक्स फॉलो होगा, किस केस में ये इंडेक्स फॉलो नहीं होगा, इसका लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं पहली बार, फिर बाद में जब मेज़र करेंगे तब कैसे करेंगे, बहुत स्पेसिफिकली सारे सिचुएशन को कवर करता है इंडेक्स। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है कि पर्पस क्या था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, जो स्टैंडर्ड सेट करता है उसको हेल्प करता है, जो हम लोग बना रहे कंसिस्टेंट रहे हम लोग का प्रिपरेशन, उसमें हेल्प करता है, इंटरप्रीट करने के, इंडेक्स को समझने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि वो एक मेन ढांचा, उसके बेसिस पे ही तो इंडेक्स बनाया गया था। तो उसके हम लोग को बेटर समझ में आता है इंडेक्स, हम लोग हेल्प ले सकते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की चीज़ों को समझने में। पर प्रायोरिटी किसको देना है? हमें हमें इंडेक्स को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि ये मेन तो इंडेक्स ही है। इंडेक्स हर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो एक जनरल पर्पस के लिए बना दिया गया कि हाँ नॉर्मली ऐसा होता है, पर कई कई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर बोला है ऐसा करना है, हमें वैसा ही करना है। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही कवर्ड है। यूनिट 2 में आ गए, इसमें कहा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, हर कंपनी जो बनाती है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। कई बार क्या होता है, कंपनी को बोला जाए नहीं तुम पर्टिकुलर कोई केस होता है उस केस में बनाओ, तो वो अलग है कि डिमांड पे जब बनाया जाता है पर्टिकुलर, कभी कोई डिमांड है कि नहीं इस केस में मेरा स्पेसिफिकली बनाना है, तब आप वो बनाओगे, वो बिल्कुल अलग होता है।
बट जब एक नॉर्मली हर कंपनी को जो बनाना पड़ता है वो होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें नॉर्मल पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, यही सब आता है, ये सब बेसिक आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजफुलनेस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो हम लोग हर कंपनी जो नॉर्मल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारा जो डॉक्यूमेंट सेट बनाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजफुल क्या है। तो हर कंपनी जो ये चीज़ बनाती है, बैलेंस शीट, पीएल, जो भी मैंने आपको नाम बताया सारी चीज़, बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, कैश फ्लो हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बताता है। इससे क्या होगा, सामने वाला समझ सकेगा कि इंडस्ट्री, मतलब जो कंपनी है वो उसकी स्टैंडिंग क्या है इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री के मुकाबले या बाकी अपने पीयर के मुकाबले, दोस्त पीयर मतलब उसके जो सिमिलर टाइप के जो कंपनीज़ हैं उनके मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन दोनों की हेल्प हो जाएगी। वो पर्पस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, क्योंकि वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाया गया, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सबके काम के लिए, नॉर्मली सबके लिए, जो इन्वेस्टर है, जिन्होंने लेंड किया है, पैसे दिए हैं, या फिर और भी कोई जो क्रेडिटर है, उन सब के लिए जनरली जो बनाया जाता है। सो यही लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो लेंडर है, जो अदर क्रेडिटर, जो उन्होंने सामान दिया है, सेल किया है, क्रेडिट पे कई बार सेल करते हैं क्रेडिटर, तो उनके लिए भी इन मेकिंग डिसीजन अबाउट रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू एंटिटी, दो डिसीजन इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं, बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग इक्विटी या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। मैं कंपनी पे इक्विटी या डेप्थ होल्ड करूँ, खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो कुछ तो देखता है कंपनी में कि उसका फाइनेंशियल क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि भाई कैसी परफॉर्म कर रही है, तो उनके लिए हेल्प होता है। पॉइंट बी में बताया गया, प्रोवाइडिंग और सेटलिंग लोन एंड अदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट। सामने वाला बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सामने वाले को लोन दे नहीं दे तो भी वो मांगेगा कि भाई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, सारे वो सेट दिखाओ, मुझे चेक करना है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, समझ में आएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। पॉइंट सी में बताया, एक्सरसाइजिंग राइट टू वोट ऑन अदरवाइज इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एक्शन दैट अफेक्ट द यूज ऑफ एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड किए हुए उसमें, तो अपना वोटिंग राइट कैसे एक्सरसाइज करेंगे, वो देखेंगे ना कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से वो वोट करेंगे कि नहीं नहीं इसको हटाओ या इसको रखो, या हम लोग कंपनी को ऐसा करना चाहिए, कंपनी को वैसा करना चाहिए, अपना वोटिंग राइट उस हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे। सो ये 3 बताए गए हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। द चार्ट बिलो इज इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रॉन्ग को रिलेशन बिटवीन जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ रेलिवेंट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, कोई भी इक्विटी, प्रेफरेंस, कोई भी शेयर अगर खरीदता है तो उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर वो होता है सिर्फ शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर एक्चुअली वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा वर्ड है स्टेक होल्डर, इसमें बहुत लोग कवर हो जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे कंपनी के जो कस्टमर होते हैं, उनके जो क्रेडिटर होते हैं, जिनका स्टेक है, मतलब जिनको इंटरेस्ट है कंपनी के परफॉर्मेंस में, तो वो सब स्टेक होल्डर्स के डेफिनेशन में कवर्ड हो जाते हैं। गवर्नमेंट को है, ऐसे जो भी बैंक जो पैसा देती है, लोन देती है, वो सब स्टेक होल्डर्स है। तो यही एक चार्ट के थ्रू बताया गया है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है, जो भी उसके एसेट में आप देखते हो रिसोर्सेज है, क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी, जो भी देखते हो कि कंपनी ने जो लाइबिलिटी साइड में आपको दिखाई देगा, लोन, डिबेंचर, वो सब, तो क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी एंड चेंजेस इन दोज रिसोर्सेज एंड क्लेम। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ये सारे जो एसेट बैलेंस शीट की एक्चुअली ये बात कर रहा है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो एसेट में आपको दिखते हैं ऐसे साइड में। क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी, क्लेम अगेंस्ट द एंटिटी क्या हो जाएगा, आपका जो भी लोन या डेप्थ एंटिटी ने लिया उसके बारे में, तो वो सब आपको देख के, बैलेंस शीट देख के समझ में आ जाता है। असेसमेंट अबाउट द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो टू द एंटिटी एंड मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप ऑफ द एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इससे आप ये भी स्टेटमेंट का कैश फ्लो भी जो होता है, कैश फ्लो को समझ पाते हो
एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, डिविडेंड क्या होगा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, रिपेमेंट, मार्केट प्राइस क्या इंक्रीज एक्सेट्रा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स, डिविडेंड, ये सब कैसे पता चलेगा? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है। आपका बैलेंस शीट भी आ जाता है, पीएल भी आ जाता है, कैश फ्लो भी आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आ जाता है, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर, इसके बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? डू नॉट एंड कैनॉट provide all the information that existing and investor potential investor lender and other creditor needed. Those users need to consider pertinent information from other sources, for example general economic condition, expectation, political event and political climate and industry and company outlook. अच्छा, ये जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल बैलेंस शीट, पीएल, ये सब जो होता है इसके बेसिस पे, तो ये सब जो बनता है, इसके लिमिटेशन ये है कि सबके काम नहीं आ सकता। एक जनरल ओवरव्यू तो दे देता है ये सबके काम नहीं आता। तो फिर क्या करते हैं लोग बाकी चीज़ों में? एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ड्यू डिलिजेंस, अगर आपने सुना हो नाम, आगे भी सुनने में आएगा, आपके शायद ऑडिट चैप्टर में आएगा ड्यू डिलिजेंस का नाम। तो ये होता क्या, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में उनको जो जो रिपोर्टिंग चाहिए वो करवाते हैं। कोई सीए भी कर सकता है और भी कोई भी लोग कर सकते हैं जो भी क्वालिफाइड है, उस सेक्टर में एक्सपर्ट है। तो उनको दिया जाता है कि आप कंपनी का देखो, ये मैटर, जैसे कि मैं इस कंपनी में इंटर होना चाहती हूँ, तो मुझे इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट देखना है कि कैसा है, या कंपनी को ख़रीदना चाहती हूँ, तो आप बताओ कि कैसा लग रहा है, कुछ हिडन है, कुछ लायबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, फाइनेंस कुछ हिडन होता है, कई बार चीज़ें कि लिखा हुआ नहीं रहता, पर अंदर में आप जब देखोगे पूरी डिटेल में तब पता चलेगा। तो बहुत चीज़ें स्क्रूटिनाइज करनी पड़ती है। पर्टिकुलर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर उसको चाहिए कंफर्ट, उसके हिसाब से ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाया जाता है। उनको बताया जाता है जो बनाते हैं रिपोर्ट कि मुझे यहाँ यहाँ कंफर्ट चाहिए, यहाँ यहाँ क्या है कहानी, बता दो मेरे को, इस मैटर में मेरे को डर है कहीं यहाँ तो मैं नहीं फंसूंगा कंपनी के साथ जुड़ के। तो ड्यू डिलिजेंस लोग करवाते हैं। और भी बहुत तरह केस होता है, कुछ लोग अलग केस में, जैसे फॉरेंसिक सुना होगा, वहाँ पर होता है कोर्ट केस में, फॉरेंसिक में चला जाता है कहानी, वहाँ पर कुछ पता लगाना हो, तो वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ से समझ में आएगा आपको कि क्या क्राइम हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उन सब के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन है, हर किसी का हेल्प नहीं कर सकता। उन अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग मेथड आपको जाना पड़ेगा। कहीं इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाना पड़ेगा, कहीं ड्यू डिलिजेंस करवाने से काम होगा तो ड्यू डिलिजेंस में जाना पड़ेगा, कहीं फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवाना पड़ेगा तो फॉरेंसिक में जाना पड़ेगा। तो अलग केसेस होगा। तो ये लिमिटेशन है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सारे सेक्टर में हर चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता। हर तरह के जो भी मैं कहूँ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मदद नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट बताया, आर नॉट डिजाइन टू शो द वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। अच्छा, वैल्यू नहीं बता सकता एंटिटी का, वैल्यू क्या है, वैल्यू के लिए अलग से आपको ड्यू डिलिजेंस करवाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में एंटिटी का वैल्यू क्या है। बट दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, लैंड एंड अदर क्रेडिटर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। एस्टिमेट करने में हेल्प कर सकता है कि हाँ ये होना चाहिए, एग्जैक्टली कितना वैल्यूएशन होना चाहिए एंटिटी का, वो अलग से वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट से आपको समझ में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट बताया गया है, आर नॉट प्राइमरली डायरेक्टेड टू अदर पार्टी सच एज रेगुलेटर, मेंबर्स ऑफ पब्लिक अदर देन इन्वेस्टर, लेंडर एंड क्रेडिटर। तो आर नॉट डायरेक्टेड टू अदर पार्टी, जैसे रेगुलेटर या मेंबर ऑफ पब्लिक अदर देन इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर को तो ये सबसे हो जाता है, जो जनरल पर्पस बनाते हैं उससे काम हो जाता है। पर स्पेसिफिकली कोई बाहर का है, कोई रेगुलेटर है, जैसे सेबी है, या कोई अगर और भी कोई रेगुलेटर, उनको अगर स्पेसिफिक चाहिए केस में, तो आपको उनको उनका स्पेसिफिक देना पड़ेगा। नॉर्मल जनरल पर्पस कई बार काम नहीं करता है, अगर वो मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा अलग से बना के। ठीक है, तो 3 पॉइंट कवर किया गया है इसमें लिमिटेशन में, जिसमें बताया गया पहला पॉइंट था कि ये सबके सारे स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड में बताया गया कि जो ये वैल्यूएशन का सेकंड वैल्यूएशन बताया गया, और थर्ड में फिर वही सेम चीज़ बताया गया, आर नॉट प्राइमरली डायरेक्टेड टू अदर पार्टी, स्पेसिफिकली अदर पार्टी को नहीं डायरेक्ट करता, सर्टेन पार्टी को डायरेक्ट करता है, यानी इन्वेस्टर का काम हो जाएगा, उनको जितना चाहिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है उसके लिए, लेंडर जो है उनके लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिटर जो है उनको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगा। पर बाहर के और भी बहुत सारे रेगुलेटर या अदर पार्टीज़ होते हैं, उनका हेल्प नहीं कर पाता। ये 3 पॉइंट बताया गया है इसमें। ठीक है,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें क्या बताया है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है यानी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनता है उसको हम लोग दो पार्ट में मान सकते हैं, या तो फाइनेंशियल पोजीशन होगा या अदर देन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बोलने का मतलब है कि या तो बैलेंस शीट के कुछ आइटम होंगे या अदर देन बैलेंस शीट के, जैसे जो होते हैं, जैसे कि पीएल होता है, कैश फ्लो होता है, वैसा कुछ। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द चार्ट बिलो प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन सो टू बी प्रोवाइडेड। तो इस चार्ट में बताया जा रहा है कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट में किस तरह का इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट में मैंने आपको बताया बैलेंस शीट होता है, पीएल होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है, कैश फ्लो होता है, नोट्स होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनता है, अगर मैं इसको डिवाइड करके ये ग्राफ फॉर्मेट में बताया गया है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाले स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट लायबिलिटी। एसेट को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, और जो लायबिलिटी होती है वो क्लेम होती है, बाहर वाले जो हम पे क्लेम करेंगे, तो वो क्लेम होता है। तो ये लायबिलिटी, क्लेम के अंदर बताया गया है लायबिलिटी। फिर दूसरी साइड में बताया गया है इफेक्ट ऑफ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट चेंज एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम, जो बैलेंस शीट के आइटम को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? पीएल आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिखता है उसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, वही यहाँ पर नीचे बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बताया गया है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसा होता है? हर साल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, नेट प्रॉफिट दिखाने वाला स्टेटमेंट पीएल। पीएल बताता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है हर साल। और बैलेंस शीट तो क्या है? पोजीशन बताता है, बट परफॉर्मेंस दिखाता है पीएल। कैश फ्लो, कुछ ऐसे चेंजेस नॉट रिजल्टिंग जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नहीं दिखाई देंगे पर चेंजेस होते हैं। जैसे कि कंपनी जो शेयर इशू करता है वो पीएल में नहीं दिखाई देगा कि कंपनी ने शेयर इशू किया, वो आपको बैलेंस शीट में दिखाई देगा कि पिछले साल कुछ था अभी कुछ है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको दिख जाएगा इसका। तो कुछ ऐसी चेंजेस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल पोजीशन, तो ऐसे सेग्रीगेट करके बताया गया है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर, हर पॉइंट के अंदर सब पॉइंट बताए गए हैं। इसको मैं बेटर आपको दूसरे वे में अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। अच्छा, अभी तक हम लोग ने पहले क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा जिसमें हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ा कि वो हम लोग को गाइड करने में हेल्प करता है। पर्पस पढ़ा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं उनकी मदद करता है, जो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करे इसलिए हेल्प करता है, और इंटरप्रीट करने में इंडियस को हेल्प करता है। ये 3 पर्पस पढ़े थे, और साथ में पढ़ा था कि इंडियस को ये ओवरराइड नहीं करता। ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूनिट 1 खत्म। अब यूनिट टू में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने अगर सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरे हाथ में, मैं क्यों लूँ, क्यों देखूँ? तो जो लोग किसी को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हैं उनको रखना है कि सेल करे, वो हेल्प करता है। सामने वाली पैसा देगी, लोन वोन के केस में हेल्प करता है। और जो ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं सिक्योरिटी, वोटिंग के चक्कर में तो करना चाहिए कि वोट इस मैटर पे नहीं करना चाहिए, तो वो बताने में हेल्प करता है। तो टोटल 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो जो उसके होल्डर है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो डिसीजन लेते हैं। तो फ़ायदा क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? तो ये 3 कुछ बताए गए हैं। स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी के साथ होता है वोट, और वोट के साथ बताया गया है लोन। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुए। लिमिटेशन पढ़ा, लिमिटेशन हम लोग ने 3 पढ़े। क्या? सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, और पढ़ा कि सब पार्टी के लिए नहीं है। ठीक है, सारे सारे लोग के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब पार्टी के लिए नहीं है, और वैल्यू ऑफ द एंटिटी। ये 3 पॉइंट कवर किए थे हम लोग ने लिमिटेशन में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको बताया बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो। वही सेग्रेट, बस नाम चेंज करके बोला गया है। बैलेंस शीट को बोला है फाइनेंशियल पोजीशन, और पीएल को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो और अदर कुछ ऐसे चेंजेस जो फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज और क्लेम को चेंज करते हैं। ठीक है, पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नहीं दिखाई देंगे। कुछ ऐसे टोटल 4 कैटेगरी हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये, 2, 3, 4। अब इसके जो सब पॉइंट करने से फिर हम लोग का यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। ओके, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग ने पढ़ा इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्लेम, उसमें बताया है कंपनी एंटिटी का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज और क्लेम है वो क्या हेल्प करता है हम लोग को समझने में। एसेस रिपोर्टिंग एंटिटी का लिक्विडिटी कैसा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट में क्या होता है, कैश फ्लो होता है, कैपिटल होता है, ऐसे याद करते हैं। कैश फ्लो, लिक्विडिटी, कैपिटल यानी एडिशनल कितना फाइनेंस लगेगा, और क्या लाइकली क्या वो मिलेगा। चलो को मानते हैं मिल गया तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा,
और चीज़ों को मैनेज। ये 3 पॉइंट कवर्ड है, यही लिखा है एसेस रिपोर्टिंग एंटिटी का। पहला पॉइंट में बताया गया है कि हम लोग समझ सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी का लिक्विडिटी कैसा है, कितना एडिशनल फाइनेंस लगेगा और कितना चांसेस है लाइकली कि वो फाइनेंस मिल जाए। सब चीज़ें मिल जाएगी तो मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, कैसे मैनेजमेंट कर रही है वो समझ सकते हैं। और कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैश फ्लो हम लोग ने पढ़ा था, लिक्विडिटी, ये कैपिटल आया कि चांसेस है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो समझ में आता है। और मिल गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो भी, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो समझने में हेल्प करता है हम लोग को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जो बैलेंस शीट का जो है वो पोर्शन। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट कवर। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोग बात करेंगे कि पीएल, पीएल में क्या समझ में आएगा हम लोग को कि ये कैसे जनरेट कर रहा है कैश। ठीक है, कितना ये इंक्रीज़ हुआ है इसका पावर एंटिटी का जनरेट करने का। स्टीवर्डशिप अगेन कि कैसे मैनेज कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैश फ्लो में, कैश फ्लो में हम लोग को ध्यान में रखना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग जो नॉर्मल है, उसके साथ कैश फ्लो का नाम सुनते जाते हैं। सॉल्वेंसी कैसा है और अदर। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, सॉल्वेंसी, अदर, कैश फ्लो और अदर देन। इस सब के बाद क्या बच गया, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में नहीं दिखते, दैट इज़ शेयर इशू हुआ है वो सब। चलिए बुक से देखते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें बताया गया है इकोनॉमिक रिसोर्सेज और क्लेम। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी है उसका एसेट, और क्लेम जो है जो बाहर वाले करेंगे वो है कंपनी का लायबिलिटी पोर्शन में दिखाई देता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम कैन हेल्प यूजर टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियली कितना स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन, एसेस द रिपोर्टिंग एंटिटी लिक्विडिटी इंसॉल्वेंसी, कैश फ्लो वाला लिक्विडिटी इंसॉल्वेंसी, नीड कितना एडिशनल फाइनेंस लगेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा लाइकली टू ऑब्टेन दैट फाइनेंस। फिर सब कुछ मिल गया तो स्टीवर्डशिप चेक करना पड़ेगा कि वो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं। और साथ में थर्ड पॉइंट बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैश फ्लो प्रिडिक्ट हाउ कैश फ्यूचर कैश फ्लो, जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएंगे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग दोज क्लेम अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी के पास जो जो क्लेम है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैश फ्लो, ये सब समझने में हेल्प करता है कि सब कि एंटिटी के कितने क्लेम है। ठीक है, लायबिलिटी कितना पोर्शन उन्होंने डेप्थ करके रखा है, और हम लोग को एसेट कितना है, अगर बिकेगा तो फिर कैसे वो पे कर, कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं, कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं। सो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को ये सब देखने में हेल्प करता है। बैलेंस शीट इन शॉर्ट हेल्प करता है इन चीज़ों को समझने में। पहले जो मैंने आपको बताया याद करने के लिए प्रॉपर्ली वो उस स्टेप में बताया था ताकि वो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाए। ठीक है, सेकंड है चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दैट इज़ पीएल का आइटम के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे सेग्रीगेट करके बताया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय एक्यूरल अकाउंटिंग, वो पीएल बोलना चाहता है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय पास्ट कैश फ्लो, ये आपका कैश फ्लो के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। चेंजेस यहाँ से, चेंजेस इन रिपोर्टिंग एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम रिजल्ट फ्रॉम, ये जो इकोनॉमिक रिसोर्स है यानी एसेट लायबिलिटी जो चेंज हो रहा है कैसे होता है, एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से, पीएल की वजह से, और कुछ अदर इवेंट जो पीएल में नहीं दिखते हैं, यानी कंपनी ने इशू कर दिया डेब्ट इक्विटी, पीएल में नहीं दिखाई देगा, तो कुछ ऐसे चेंजेस की वजह से होता है बैलेंस शीट का आइटम चेंज। ठीक है, टू प्रॉपर्ली असेस बोथ द प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर नेट कैश फ्लो इनफ्लो टू द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप ऑफ एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यूजर नीड टू एबल टू आइडेंटिफाई दोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब ये जो चेंजेस है इनको समझना पड़ेगा। बताया गया है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय एक्यूरल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो एक्यूरल अकाउंटिंग की वजह से होता है, जो पीएल में दिखते हैं हम लोग के पीएल में एक्यूरल अकाउंटिंग होता है। एक्यूरल अकाउंटिंग क्या होता है, एक्यूरल अकाउंटिंग यानी कई बार क्या होता है ना, खर्च इस साल से रिलेटेड है पर हम लोग ने किया नहीं, पर हम लोग बुक कर देंगे, बुक में दिखा देंगे कितना एक्सपेंसेस है, भले हम लोग ने पे नहीं किया उसको अभी तक, पर इस साल से रिलेटेड है तो उसको हम लोग बुक करेंगे। इनकम इस साल का है, हम लोग बुक कर देंगे, भले मिला ही नहीं है फिर भी हम लोग बुक करके दिखाएंगे कि हाँ इस साल का है। ये एक्यूरल अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अपोजिट होता है रिसीप बेसिस पे, कैश बेसिस पे, यानी जब मिला तब रिकॉर्ड करते हैं, जब नहीं मिला तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो अलग है। कंपनी एक्यूरल बेसिस फॉलो करती है। ठीक है, तो वही बताया गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय एक्यूरल अकाउंटिंग। एक्यूरल अकाउंटिंग डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस ऑन ए रिपोर्टिंग एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम। बैलेंस शीट में जो चेंजेस होते हैं इन द पीरियड इन विच दोज इफेक्ट ऑकर इवन इफ दिस द रिजल्टिंग कैश रिसीप एंड पेमेंट ऑकर इन ए डिफरेंट पीरियड। वही जो मैंने आपको बताया, एक्चुअल भले ही कभी भी हो रिसीप पेमेंट, इस साल से रिलेटेड है, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, बुक करो, दिखाओ अपने पीएल में। Such information is useful in assessing the entity past and future ability to generate net cash inflow. अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के हम लोग का एक्यूरल बेसिस वाला यानी पीएल देख के क्या समझ में आता है कि कैसे जनरेट कर रहा है कैश इनफ्लो
पास्ट और फ्यूचर एबिलिटी भी समझ में आता है कि पास्ट क्या जनरेट किया था और आगे क्या जनरेट कर सकता है। इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ इंक्रीज इट्स अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कितना इंक्रीज कर लिया है अपना एबिलिटी जो है जनरेट करने का, कितना फ़र्क पड़ा है, एंड दस इस कैपेसिटी जनरेटिंग, इस कैपेसिटी कितना चेंजेस हुआ है। मैनेजमेंट, एसेस द मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप, कैसे मैनेज कर रहा है रिसोर्सेज को एंटिटी, आप पीएल देख के समझ सकते हो। इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच इवेंट सच एज चेंजेस इन मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट रेट, ये सब जो बाहर का इकोनॉमिक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कंपनी के कैश फ्लो जनरेशन जो है उस पर क्या असर हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया था, कैसे जनरेट कर रहा है, फिर इसका जनरेट का कैपेसिटी कितना इंक्रीज़ हुआ, चीज़ों को मैनेज करना, और फोर्थ पॉइंट एक्सटर्नल। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या दिखता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला कैश, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट वाला कैसा है, लिक्विडिटी, इंसॉल्वेंसी एंड अदर। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय कैश फ्लो में मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग कैसा है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग कैसा है, लिक्विडिटी कैसा है, और अदर इन्फॉर्मेशन, और चीज़ों को मैनेज, स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप कई बार रिपीटेड है, इसमें ऊपर में भी स्टीवर्डशिप का रिपीटेशन था। कंपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करेगा, स्टीवर्डशिप क्या, कंपनी कैसे मैनेज कर रहा है चीज़ों को, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहा है। हम लोग ने जब बैलेंस शीट पढ़ा तब भी हम लोग ने पढ़ा कैसे मैनेज कर रहा है। हम लोग ने जब पीएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पढ़ा तो भी हम लोग पढ़ रहे कैसे मैनेज कर रहा है। लास्ट जो है चेंजेस, जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अलावा जो चेंजेस होते हैं, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो पीएल में, एक्चुअली मैं कहूँ शॉर्ट में, तो पीएल में जो नहीं दिखेंगे वो चेंजेस, बट उससे हम लोग के बैलेंस शीट को अफेक्ट हो जाता है। तो कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हम लोग पीएल में अफेक्ट तो नहीं दिखाएंगे पर डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, वो है इशू। जब हम लोग कोई शेयर या कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं तो पीएल में आपको दिखाई नहीं देगा कि वो सिक्योरिटी कितना, किस प्राइस में इशू हुआ, कितना एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम चार्ज किया गया, या कितना डिस्काउंट, फिर भी प्रीमियम कितना चार्ज किया गया, वो सब चीज़ें नहीं दिखती फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, यानी पीएल में। तो ऐसे डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाई दे देगा आपको। सो चेंजेस in economic resources and claim resulting from financial performance. A reporting entity economic resources and claim may also change for reason other than financial performance, such as issue of debt, equity instrument. Information about this type of change is necessary to give user a complete understanding of why the reporting entity economic resources and claim change and the implication of those change for this future financial परफॉर्मेंस। सो इसमें शॉर्ट में आपको बताया गया है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ दिखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट में चेंजेस हो सकते हैं, पीएल में चेंजेस होते हैं, और अदर देन पीएल भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की गई है इस यूनिट 2 में। अब हम लोग चालू करते हैं यूनिट 3 को। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दूँ या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कह दूँ, जिसमें क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स, ये सब जनरल पर्पस, यानी जनरली ये सब बनते हैं। स्पेसिफिक केस के बारे में बात नहीं हो रही अभी, जनरल पर्पस जो स्टेटमेंट बनते हैं उनको कवर किया गया है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें आता है पॉइंट कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसमें कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए और फेथफुल होने चाहिए। दो क्वालिटी बताया गया है, एक तो रेलिवेंट और दूसरा है फेथफुल। रेलिवेंट का मतलब क्या है, रेलिवेंट यानी जो प्रिडिक्ट करे और जो कंफर्म करे, प्रिडिक्ट भी करे कंफर्म भी करे। प्रिडिक्ट क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे कि हाँ ये अगर रेवेन्यू है तो ऐसा रेवेन्यू आगे भी होगा। कुछ प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग अपने अपने हिसाब से, प्रिडिक्शन लोग करते हैं। और कंफर्म क्या करते हैं, जो पिछली बार जो प्रिडिक्ट किया था इस साल क्या वो चीज़ें हुई है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग तो बताते हैं हाँ पिछले साल हम लोग को ये लगा था रेवेन्यू इतना टच करेगा इस साल हुआ कि नहीं, तो चीज़ों को कंफर्म भी करती है। तो रेलिवेंस चेक किया जाता है, जिसमें पी प्रिडिक्टिव वैल्यू, सी कन्फर्मेटरी वैल्यू होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो हम लोग दो चीज़ इसमें ढूंढते हैं, क्या वो रेलिवेंट है, क्या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं। रेलिवेंट में पीसी ढूंढते हैं, पी प्रिडिक्टिव, सी कन्फर्म वाला, और फेथफुल देखते वक्त हम लोग सीएनएफ देखते हैं, सीएनजी नहीं, सीएनएफ। सीएनएफ क्या है, कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, सी कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फेथफुल कब बोलेंगे, वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, न्यूट्रल मतलब बायस नहीं होगा, किसी एक को फेवर कर रहा है एक पॉइंट को बाकी को फेवर नहीं कर रहा, वैसे नहीं होने चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए किसी की तरफ। क्यों बायस होगा तो क्या होगा, अरे एरर हो जाएगा ना, तो हो गया ना 3 पॉइंट, कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है,
ये 3 पॉइंट हो गए। CNE नहीं, CNE, ठीक है। ये हो गया क्वालिटी की बात। तो जब भी हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वो होनी चाहिए रेलिवेंट और फेथफुल। रेलिवेंट यानी वो प्रिडिक्ट करे, कंफर्म करे, पीसी प्रिडिक्ट कंफर्म, और फेथफुल यानी सीएनएफ यानी कंप्लीट न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी बायस नहीं, बायस होंगे तो क्या हो जाएगा, एरर, उसी लिए फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियलिटी मतलब ओ ओमिट, कुछ ओमिट ना हो, उसके ओमिशन से इकोनॉमिक डिसीजन पे इन्फ्लुएंस हो। मतलब जो भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा और उसको आप ओमिट कर देते हो तो वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसका होना चाहिए था, उसके अगर होते तो उसका डिसीजन कुछ और होता। ठीक है, तो कुछ ओमिशन ना हो। ऑब्सक्योर यानी कुछ ऐसे छुपा दिया, इस तरीके से प्रेजेंट किया है जो करेक्ट नहीं है, ताकि हिडन हो जाए वो चीज़ें। वैसे नहीं होने, प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, और मिस स्टेटमेंट तो यानी गलत स्टेटमेंट दिया हुआ। ये तीनों ही चीज़ें कंसिडर करते हैं मटेरियलिटी चेक में। हम लोग जब मटेरियलिटी चेक करते हैं तो हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें ना हो, कुछ जो ओमिट नहीं हो, ऑब्सक्योर नहीं हो, मिस स्टेटमेंट नहीं हो। क्या चीज़? ऐसे इन्फॉर्मेशन जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकर। जो इन्वेस्टर है डिसाइड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उसे क्या करना है, या जो लोन हम लोग ने पढ़ा था ना, वो लोग हम लोग डिसाइड करते हैं वोटिंग के लिए, डिसाइड करेंगे लोन के लिए, डिसाइड करेंगे कि होल्ड करना है कि नहीं। तो सारी ये जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो उसमें हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें छूटे नहीं। ठीक है, इनका छूटना मटेरियल माना जाता है कि अगर ऐसी हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है, तो बोलेंगे ये मटेरियलिटी है, वो टच करता है, हिट करता है मटेरियलिटी को। ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव। मैंने आपको बता दिया क्वालिटेटिव में रेलिवेंट फेथफुल, जिसमें रेलिवेंट में पीसी आ गया और फेथफुल में सीएनई आ गया। अब बात करते हैं अप्लाइंग फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें ये भी एक थ्योरी पर्पस में बताया गया है कि एक सर्कल टाइप में बताया गया है कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। ये जो क्वालिटी हम लोग ने पढ़ा, हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें सामने हैं, फेनोमेनन क्या है, उस फेनोमेनन में इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो क्या फेथफुल यानी कंप्लीट न्यूट्रल फ्री फ्रॉम एरर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से बाकी और फेनोमेनन दे ढूंढो क्या हो रहा है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग करेंगे। इसमें कुछ इस हिसाब से बताया गया है, ये सिर्फ थ्योरी पर्पस के लिए जानने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इनहेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग ने जो भी अभी कैरेक्टर पढ़ा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, हम लोग ने पढ़ा था RF पढ़ा था, रेलिवेंट और फेथफुल। ठीक है, रेलिवेंट यानी PC और फेथफुल यानी CNE। अब ये जो इसको इन्हेंस कैसे करें और बेहतर कैसे करें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको और बेहतर कैसे करें, उसमें बताया गया है CUTV, या तो आप वैसे ही बोल सकते हो कट वी या CUTV। ठीक है, ये याद करने के लिए मैंने बनाया था वर्ड। तो C फॉर कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंपेरेबल है तो वेरी गुड, उससे और इन्हेंस होगा क्वालिटी। वेरीफाइबल है यानी जो आप जो भी लिख रहे हो, जो स्टेटमेंट दे रहे हो, कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो भाई वो वेरीफाइबल है तो भी थम्स अप, अच्छा है और इन्हेंस हो रहा है। टाइमलीनेस, वक्त पे मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, तो भी थम्स अप, बहुत अच्छा है, इन्हेंस हो रहा है क्वालिटी। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल है तो भी थम्स अप मैं कहूँगी, क्योंकि ये इन्हेंस करता है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, इसको कट वी या CUTV जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे इसको याद कर सकते हो। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँ क्वालिटी के नज़रिए से, तो फॉर CNE कट वी, ये एक्चुअली निमोनिक्स मैंने बनाया था याद करने के लिए। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है, फॉर F फेथफुल, R रेलिवेंट की बात कर रहा है। ठीक है, रेलिवेंट में PC था और फेथफुल में CNE। ठीक है, C कंप्लीट हो, किसी की तरफ बायस नहीं हो, बायस होने से क्या होगा, एरर, तो फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। नॉर्मली जब हम फेथफुल की बात करते हैं, विश्वास की, विश्वास कब करेंगे, बायस नहीं होगा, एरर नहीं होगा, कंप्लीट होगा, फेथफुल में ये तीनों चीज़ कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है CNE मैंने किसके लिए बताया था, फेथफुल के लिए हो गया। फिर आया था कट वी क्या था, कट वी था इन्हेंस के बाद में बात कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करना चाहते हो तो कट वी या CUTV जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। C स्टैंड फॉर कंपेरेबल, U फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, T टाइमलीनेस, V वेरीफाइबल। ये सारे पॉइंट्स यूनिट 3 वाले सेक्शन में कवर्ड है। ठीक है, अब हम लोग बुक्स में देखते हैं कि
क्या लिखा हुआ है, कैसे सबको डिस्क्राइब किया हुआ है, यही बेसिक क्रक्स था जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया। अब क्या पढ़ने में बहुत आसान रहेगा और निमोनिक्स भी दे दिया तो उसको रटने में, याद करने में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अब इंस्टीट्यूट के बुक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यूनिट 3 में। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू बी यूजफुल इट मस्ट बी रेलिवेंट एंड फेथफुल, रिप्रेजेंट what it purpose to represent. The usefulness of financial information is enhanced if it is cut V, comparable, verifiable, timely, understandable. C for comparable, cut U T, U understandable, T timely, V verifiable. तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हम लोग और रेलिवेंट, ये दो चीज़ हम लोग चेक करते हैं, रेलिवेंस और फेथफुल। ठीक है, रेलिवेंट पीसी, फेथफुल सीएनएफ। बट इनहेंस के केस में हम लोग को कट वी देखना पड़ता है। लेट्स लुक एट दिस टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इन मोर डिटेल। ये जो दो हम लोग ने पढ़ा रेलिवेंट और फेथफुल, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रेलिवेंस क्या होता है? द फॉलोइंग chart will explain what is considered as relevant financial information. Financial information with predictive value or confirmatory value or both makes it capable of making a difference in decision made by user, make it relevant फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कोई भी जब इंफॉर्मेशन प्रिडिक्टिव हो, बता रहा हो कि आगे ऐसा होगा, या फिर कंफर्म करे, जब पिछले हम लोग ने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा हुआ कि नहीं, तो ऐसा चीज़ को हम लोग रेलिवेंट बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज़ प्रिडिक्टिव वैल्यू इफ़ इट कैन बी यूज एज ए इनपुट। हम लोग उसको इनपुट की तरह, जो इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको एज ए इनपुट यूज टू प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय यूजर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम। इसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं, हाँ ये कंपनी आगे जाके अच्छी होगी या बुरा होगा इसका हाल। फन जो कि हो ना हो, हम लोग अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन देख के। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिड नॉट बी प्रिडिक्टिव और फोकस टू हैव प्रिडिक्टिव वैल्यू। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विल विथ प्रिडिक्टिव वैल्यू इज एम्प्लॉयड बाय यूजर इन मेकिंग देयर ओन प्रिडिक्शन। अपने अपने प्रिडिक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज़ कन्फर्मेटरी वैल्यू। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, प्रिडिक्ट भी हेल्प करने में हेल्प करे तो हम लोग बोलेंगे रेलिवेंट है। जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चीज़ों को कन्फर्म करे कि इफ़ इट प्रोवाइड फीडबैक यानी जो हो चुका उसके बाद फीडबैक अबाउट कन्फर्म और चेंज प्रीवियस इवैल्यूएशन। हम लोगों ने प्रीवियसली जो प्रिडिक्ट किया था उसको कन्फर्म करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे हाँ ये रेलिवेंट है। द प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड कन्फर्मेटरी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड। Information that has predictive value often has confirmatory value. Example, revenue information for the current year. इस साल का जो रेवेन्यू का जो इन्फॉर्मेशन है विच कैन बी यूज एज अ बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग रेवेन्यू इन फ्यूचर ईयर कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विथ रेवेन्यू प्रिडिक्टेड फॉर द करेंट ईयर दैट वेर मेड इन द past year. The result of those comparable can help a user to correct and improve the process that were used to make those previous prediction. तो रेवेन्यू क्या है, रेलिवेंट कब होगा? उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रेवेन्यू का, उससे हम लोग आने वाला रेवेन्यू फोकास्ट कर पा रहे हैं कि अभी इतना हुआ था और अभी जो मार्केट का इन्वायरमेंट ऐसा चल रहा है, हम लोग फोकास्ट करें कि हाँ आगे भी अच्छा होगा। या मार्केट डाउन है तो हम लोग को लगता है कि आगे अच्छा नहीं होगा, ये हाईएस्ट था, या जो भी आप रेवेन्यू को देख के इन्फॉर्मेशन जज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को। फिर जो पिछली बार जो हम लोग ने प्रिडिक्ट किया था वो इस बार हम लोग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उन चीज़ों को कंफर्म करता है कि हाँ वैसा हुआ या ना वैसा नहीं हुआ। यही बताया गया है प्रिडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेलिवेंस ऑल्सो इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। जब हम लोग रेलिवेंस की बात करते हैं तो मटेरियलिटी अपने आप हम लोग के जहन में आता है। मटेरियलिटी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज़ मटेरियल। मटेरियल कब मानते हैं? अगर उसको आप नहीं लिखो, ओमिट कर दो या गलत लिखो या ऑब्सक्योर कर दो, इस तरह से लिखो कि वो हिडन मतलब प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आया, उसको ट्रांजैक्शन में इस तरह से घुमा दिया कि समझ में नहीं आ रहा है। इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस decision that the primary user of general purpose financial report make on the basis of those report। तो उस डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप वो दिखाते तो वो डिसीजन मेकर कुछ और लेता डिसीजन, पर आप नहीं दिखा रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है क्योंकि उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी यूज़र है उस रिपोर्ट को जो भी पढ़ने वाला है उसके लिए वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़, तो हम लोग बोलेंगे वो मटेरियल है।
तो तीनों चीज़ कवर होते हैं, OM, ओमिट, ऑब्सक्योर या मिसस्टेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद the basis of the report which provide financial information about specific reporting entity. In other words, materiality is an entity specific aspect of relevant based on the nature of magnitude or both of the item to which the information relate to the context of an individual entity financial report. Consequently, the ICA cannot specify a uniform qualitative sense of materiality for or predetermine what could be material in a particular situation. अच्छा, बोल ये रहा है कि मटेरियलिटी ऐसे ये नहीं बोल सकता कि हम इतना ही बोलेंगे इसी को मटेरियल है, यही होगा मटेरियल। अलग अलग जो एंटिटी है उसमें अलग अलग हो सकता है मटेरियलिटी की। कोई छोटी एंटिटी है तो उसके लिए थोड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है मटेरियल, कोई बड़ी एंटिटी है उसके लिए उतना ही अमाउंट इमटेरियल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी, और सिर्फ अमाउंट ही नहीं, कई बार नेचर, वो जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी वो आइटम है वो उसका नेचर ऐसा है कि अगर वो छोटा भी है तो भी वो मटेरियल है, ऐसा भी होता है। तो मटेरियलिटी क्या है, ये एंटिटी टू एंटिटी डिफ़र करता है, कोई फिक्स इसका नॉर्म्स नहीं है कि यही स्टैंडर्ड इसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे। अलग अलग केस में अलग अलग मटेरियलिटी आता है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। और जैसे जैसे आप देखोगे अलग अलग इंडस्ट्री को, आपको समझ में आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कब कहाँ क्या चीज़ हम लोग मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फॉर CNE और कट वी, फॉर CNE कट वी, ठीक है। फॉर क्या था, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और आर था रेलिवेंस। To be useful, financial information must also faithfully represent the substance of the phenomenon that it purports to represent. In many circumstances, the substance of economic phenomenon and its legal form are the same. If they are not the same, provide information only about the legal form would not faithfully represent economic phenomenon. कभी कभी क्या होता है, जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है चीज़ें, कई बार उसमें अंडरलाइनिंग कुछ और मीनिंग होता है। अब जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या क्या होता है। आगे हम लोग जैसे जैसे इंडियाज़ कवर करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा, ये मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल इसमें बताया गया है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग चेक करते हैं CNE, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए। एक हम लोग कब बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेथफुली दिखा रहा है, जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल मतलब बायस नहीं हो। क्यों, अगर बायस होगा तो क्या होगा, एरर, ठीक है। तो कंप्लीट, न्यूट्रल और एरर फ्री होना चाहिए। कंप्लीट, अ कंप्लीट डिपिक्ट्स इंक्लूड ऑल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द यूज़र। कंप्लीट, अब यूज़र जो पढ़ने वाला है उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना बीइंग डिपिक्टेड इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल 2, a complete depiction of a group of asset would include a minimum description of the nature of the asset in the group, a numerical depiction of all of the asset in a group, and a description of what numerical depiction represent. For example, historical cost or fair value. For some item, a complete depiction may also entail explanation of significant fact about the quality and nature of the item, factors, circumstances that might affect their quality and nature, and the process used to determine the numerical depiction, such as इनकम्बर्ड हाइपोथिकेशन, यानी वो प्रॉपर्टी में कुछ आपने गिरवी रखा है या किसी को मॉर्टगेज दे के रखा है, ऐसा कुछ केस है तो वो भी बताना पड़ेगा ना, तभी तो आप बोलोगे कंप्लीट है। सिर्फ प्रॉपर्टी दिखा दिया पर कहीं पे गिरवी रख के रखा तो वो बताना पड़ेगा कि गिरवी करके रखा हुआ है। तो क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर, कंप्लीट पिक्चर आ रहा है। प्रॉपर्टी सिर्फ है आपका, कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कहीं पर मॉर्टगेज है तो पूरा कंप्लीट है, कहीं इनकम्बर्ड है तो वो भी कंप्लीट पिक्चर आपको बताना पड़ेगा, तब हम लोग बोलेंगे कंप्लीट है। न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल यानी बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक चीज़ एक साइड में फेवर हो रहा है एक साइड में फेवर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ न्यूट्रल डिपिक्शन, नॉट स्लैंटेड, वेटेड, एम्फसाइज, डी एम्फसाइज और मैनिपुलेटेड टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी रिसीव्ड फेवरेबल और अनफेवरेबल बाई यूज़र। मेरे को अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखाऊँ कि यूज़र को बहुत हाई फाई लगे, तो हम फेवर कर रहे हैं किसी चीज़ को, वैसे नहीं दिखाना है आपको। या बुरा, मैं चाहती हूँ कि मेरा वो बुरा लगे कि हाँ कि बहुत ख़राब चल रहा है एंटिटी, अभी बहुत बुरे कंडीशन में, ऐसा दिखाना चाहती हूँ और वैसे प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो गलत। आपको न्यूट्रल दिखाना है, जो है एग्जैक्टली वही दिखाना है, कहीं बायस नहीं होना। न्यूट्रलिटी इज सपोज्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस।
प्रूडेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉशन व्हेन मेकिंग जजमेंट अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रूडेंटली आपको करना है, भले इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी रहता है, अब क्या हो जाए कब क्या हो जाए, पर जो नॉर्मली एक इंसान को करना चाहिए ये दिमाग में ध्यान रख के वैसे ही बनाना है। द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस मीन्स दैट एसेट एंड इनकम आर नॉट ओवर स्टेटेड एंड लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस आर नॉट अंडर स्टेटेड। हम ओवर दिखा दे रहे हैं मेरा इनकम और लाइबिलिटी बहुत जानबूझ मैं कम दिखा रही हूँ, वैसे नहीं चलेगा। आपका जो इनकम एक्चुअल हो चुका है वही दिखाएंगे। जो अभी तक हुआ भी नहीं मैं पहले से बुक कर दूँ, नहीं। जब बुक करने का होगा जो भी रूल है उस हिसाब से बुक करिए। लाइबिलिटी जब रिकॉग्नाइज करना है तब रिकॉग्नाइज करिए, जो कंडीशन मेट हो रहे हैं लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करिए। कंडीशन सपोज मेट भी हो गए तब पर भी आपने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि अभी तो पे नहीं करना है, तो बाद में का है वो उसको रहने देते हैं, जब एक्चुअली होगा तब करेंगे, तो गलत है। आपका लाइबिलिटी जब कंडीशन मेट हो गया है, जो भी कंडीशन है कि अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए, ये कंडीशन मेट हो गया, आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो। आपका एसेट इनकम का जो भी कंडीशन था मेट हो गया तब रिकॉर्ड करो। तो ओवर जानबूझ के अपना इनकम को ओवर दिखा देना, लाइबिलिटी को कम दिखा देना, ये प्रूडेंट नहीं है। फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम एरर मीन्स देयर where no error, omission in description of the phenomenon and the process used to produce the reported information has been selected and applied with no error in the process. In this context, free from error does not mean perfectly accurate in all respect. For example, देखिए फ्री फ्रॉम एरर का मतलब क्या है, एकदम ही गलती नहीं हो, इतना तो जान के रख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बहुत बार एस्टिमेट जजमेंट सब इन्वॉल्व हो जाता है। प्रिसाइजनेस हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है कि हाँ हाँ इतना इतना होना चाहिए, हाँ हाँ इतना इतना लाइबिलिटी होना चाहिए, तो एग्जैक्ट एरर फ्री तो नहीं हो सकता कहीं, क्योंकि बहुत सारा जजमेंट हम लोग का इन्वॉल्व हो जाता है। इन दिस कंटेक्स्ट फ्री फ्रॉम एरर डज नॉट मीन परफेक्टली एक्यूरेट इन ऑल रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल एन एस्टिमेट ऑफ द unobservable price or value cannot be determined to be accurate or inaccurate. However, a representation of that estimate can be faithful if the amount is described clearly, accurately as being an estimate. The nature, limitation of the estimate process are explained, and no error have been made in selecting and applying the appropriate process for developing the estimate. Suppose estimate है, ठीक है, अंदर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको लगता है कि आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपने अंदाज़ा लॉयर से पूछा कितना आपको लगता है कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा, लॉयर ने आपको एक अमाउंट अप्रॉक्स बता दिया, ठीक है, आपने बुक कर दिया। अब इंडेक्स में बताया गया है कि जब ऐसी लायबिलिटी आती है तो कब हमें उसको लायबिलिटी दिखाना है, कब हमें उसको नहीं दिखाना है, कब हमें उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बताना है, उसमें बताया गया है, ठीक है। तो जो रूल बताया गया, जो हिसाब बताया गया, उस हिसाब से आप दिखाओ, तब बिल्कुल, तब हम लोग बोलेंगे एकदम एरर फ्री है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आपने रूल फॉलो किया है, जो इंडिया से उसको फॉलो किया है। अब एस्टिमेशन में ऊपर नीचे तो होगा ही, एकदम ज़रूरी नहीं कि एकदम एक्यूरेट ही होगा, हो सकता है एक्यूरेट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा अमाउंट नीचे जाए, पर अगर आपने चीज़ों को ठीक से अप्लाई किया है जो भी बताया गया, तब हम लोग बोलेंगे वो एरर फ्री है, ठीक है। एरर फ्री मतलब ये नहीं कि गलती नहीं है, गलती नहीं मतलब इंडियस जो भी है वो आपने प्रॉपरली किया है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है ठीक से बनाया है, अपने जो भी अपने लॉयर से जजमेंट लिया कि हाँ क्या लगता है अप्रॉक्स, उस हिसाब से रिकॉर्डिंग किया, वो सब चीज़ें सही है, तो हम लोग बोल देंगे एरर फ्री है। अब वो अमाउंट में ऊपर नीचे होगा तो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ एग्जाम्पल 3 में बताया है, द यूज़ ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेट कुड इंक्लूड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का जो लाइफ हम लोग अकाउंटिंग में मानते हो कि इतना लाइफ होगा, इतने साल तक हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अब ये बढ़ भी सकता है, बाद में घट भी सकता है, तो जैसा आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एरर है, एरर बिल्कुल नहीं है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन अनलिस्टेड एंटिटी, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एक्सेट्रा, एज लॉन्ग एज द एस्टिमेट्स आर फेयर, the financial statement will be concluded to be free from error, even though the actual outcome may be different from the original estimate. Estimate change होगा, allowed है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, बट जो प्रोसेस है उसको ढंग से फॉलो करिए, तो हम लोग बोल देंगे कि एरर फ्री है, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाइंग द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टर। द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोसेस फॉर अप्लाइंग द फंडामेंटल, किसको अप्लाई कैसे, ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हम लोग ने कि रेलिवेंस होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, इसको कैसे करेंगे,
तो मैंने जब आपको बताया था वो सर्कल की पहले फेनोमेनन देखेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो देखेंगे कि वो फेथफुली बता रहा है कि नहीं। फेथफुल बता रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड कर दो। अगर नहीं बता रहा तो फिर बाकी फेनोमेनन देखेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो ये सर्कल वे में चलता है। ये सिर्फ थ्योरी पर्पज़ के लिए का, और कुछ है नहीं इसका रेलेवेंस। बात करते हैं इनहेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इनहेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनहेंस कैसे होगा? सोचिए, बहुत बेहतर कैसे हो सकता है? और बेहतर कैसे होगा? हम लोग ने पहले तो पढ़ा था कि वो उसका कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, एरर हो, ठीक है। इसको और इन्हेंस करने के लिए हमें कट वी करना है, कट वी, ठीक है। कट वी क्या है? सी कंपेरेबल, यू अंडरस्टैंडेबल, टी टाइमली, वी वेरीफाइबल। यही लिखा है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। कंपेरेबिलिटी क्या होता है? यूजर डिसीजन इन्वॉल्व चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, उसको सेल करना है, होल्ड करना है, इन्वेस्ट करना है, वन एंटिटी और अनदर। कंसिक्वेंटली इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिपोर्टिंग एंटिटी इज मोर useful if it can be comparable with similar information about other entity and with similar information about the same entity for another period. कंपेरेबल कब होता है? एंटिटी का जो इन्फॉर्मेशन है, उस एंटिटी के प्रीवियस ईयर में जो इन्फॉर्मेशन उस एंटिटी ने दिया था उससे मैं कंपेयर कर पा रही हूँ, या उस एंटिटी को सिमिलर कोई मार्केट में और कोई एंटिटी है उससे कंपेयर कर पा रही हूँ, तब हम लोग बोल सकते हैं हाँ कंपेरेबिलिटी है। कंपेरेबिलिटी इज नीदर same as consistency nor as uniformity. Comparability is the goal. Consistently help to achieve the goal. Comparability refer to the use of the same method for the same item, and uniformly implies that like thing must look alike and different thing must look different. ठीक है। कंपेरेटिव बेसिकली आपको यही बोलना चाहता है, चीज़ें कंपेरेबल हो। करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड में मैं अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपेयर कर सकूँ कि हाँ क्या हो रहा है। मैं अपना फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है और मार्केट में जो सिमिलर इंडस्ट्री में है, जैसे मैं फूड बिजनेस में हूँ, सामने वाला भी फूड बिजनेस में, उसमें हम कंपेयर कर पा रहे हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग एक ही तरीके से बना रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कंपेरेबिलिटी है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हो कंपेरेबल होना चाहिए, इससे एनहेंस और बेहतर होता है, ठीक है। और क्या होता है? वेरीफाइबल। वेरीफाइबल मीन्स दैट डिफरेंट नॉलेजेबल एंड इंडिपेंडेंट observers could reach consensus, although not necessary complete agreement that a particular depiction is faithful representation. Verification can be direct or indirect. Direct verification means verifying an amount or other representation through direct observation, for example, be counting cash. Indirect verification means checking the input to a model, formula or other technique and recalculating the output using the same मेथोडोलॉजी। तो वेरिफिकेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट यानी डायरेक्टली मैंने कुछ काउंट करके देख लिया, डायरेक्टली मैंने वेरीफाई कर लिया, जैसे कैश काउंट करके देख लिया डायरेक्टली। इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग द इनपुट टू अ मॉडल, कोई भी एक मेथड है उसके थ्रू करके देख लिया। एग्जाम्पल इज वेरीफाइंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ inventory by checking the input and recalculating the ending inventory using the same cost फ्लो एजम्पशन। फॉर एग्जांपल फीफो लीफो जो भी मेथड था उस मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं हम चीज़ों को। यानी चीज़ों को अगर हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो है वो वैसा ही है ना, खुद भी कैलकुलेट करके आप देख पा रहे हो, तो ये बोल सकते हैं कि हाँ वो वेरीफाइबल है। और वेरीफाइबल होना यानी बहुत अच्छा है, आप इन्हेंस कर रहे हो और बेहतर कर रहे हो अपने क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। टाइमलीनेस मीन्स हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ डिसीजन मेकर इन टाइम टू बी केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन। जनरली इन द ओल्डर द इन्फॉर्मेशन इज़ लेस यूजफुल। जितना इन्फॉर्मेशन पुराना होते जाता है वो इन्फॉर्मेशन लेस यूजफुल होता है, ठीक है। तो जितना टाइमली हम लोग को मिल जाए उतना अच्छा होता है। तो जितना हो सके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइमली बन जाना चाहिए, टाइमली चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर ले। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है? क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली मेक इट अंडरस्टैंडेबल। Some phenomena are inherently complex and cannot be made easy to understand. Excluding information about those phenomena from a financial report might make the information in those financial report easier to understand. However, those reports would be incomplete and therefore possibly mislead. Financial reports are prepared for users who make reasonable knowledge of business and economic activity and who review and analyze the information diligently. At times, even well-informed and diligent user may need to seek the aid of advisor to understand information about complex economic phenomena. तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बनाया जाए कि चीज़ें समझ में आए, कॉम्प्लेक्स ना रहे। सम फेनोमेनन आर इनहेरिटेड, कुछ तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है।
और उसको ईजिली हम लोग समझ नहीं पाते। एक्सक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन और उसको एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम द फाइनेंशियल पर माइट मेक इन्फॉर्मेशन तो समझ में आने लग जाता है, उस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हटा दो। हाउएवर पर चीज़ें इनकम्प्लीट हो जाती है, तो चीज़ें ऐसे रखने की कंप्लीट भी रहे और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी मेंटेन रहे। तो बैलेंस करके चीज़ों को हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ता है। अप्लाइंग द इनहेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टर, इसको अप्लाई कैसे करना है? जो हम लोग ने इनहेंस पढ़ा क्वालिटी, इसको कैसे अप्लाई करें? इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक शुड बी मैक्सिमाइज टू द एक्सटेंट पॉसिबल। हाउएवर द इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टर ईदर इंडिविजुअली और अ ग्रुप कैनॉट make the information useful if the information is irrelevant, does not provide faithful representation। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का जो भी क्राइटेरिया उसको साथ में यानी CNE कंप्लीट न्यूट्रल एरर फ्री रखना है, उसके साथ ही बनाना है हमें। ये इनहेंस वाला चीज़ को देखना है। अप्लाइंग द इनहेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स इज इंटरैक्टिव प्रोसेस दैट डज नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब, कोई ऑर्डर नहीं है कभी। अब हम लोग ने जो कटवी वाला जो पॉइंट पढ़ा, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमली, वेरीफाइबल, ये चीज़ों का सभी नहीं, एक को आप दोगे तो दूसरा भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब बैलेंस नहीं है चीज़ों में। अप्लाइंग द इनहेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस, यानी होता रहता है, दैट डज नॉट फॉलो प्रिस्क्राइब ऑर्डर, पर्टिकुलर एक ऑर्डर नहीं है कि इस लाइन में ही होगा। समटाइम वन इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मे हैव टू बी डिमिनाइज टू मैक्सिमाइज अनदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। कभी टाइमलीनेस के लिए कंपेरेटिवली के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस रीच आउट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये नहीं कि कंपेरेटिबिलिटी भी बढ़ेगा तो टाइमली इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलना है, ठीक है, तो फिर कंपेरेबल रहेगा। हो सकता है कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, वेरीफाइबल नहीं कर पा रहे हो उसको, टाइमली मिल तो गया पर वेरीफाई नहीं कर पा रहे उसको हम लोग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि चीज़ों को बैलेंस वे में जितना हो सके अपने साइड से चीज़ों को बैलेंस वे में वर्क करें, यही लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल, अ टेम्पररी रिडक्शन इन कंपेरेटिबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाइंग अ न्यू इंडेक्स, नया इंडेक्स अप्लाई कर लिया तो अब कंपेरेटिबिलिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हो गया, मे बी वर्थ वेल, पर ये ठीक है, अलाउड है। इससे क्या हुआ, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लॉन्ग रन में देखा जाए तो अच्छा है ना, हम लोग कंपनी के लॉन्ग रन के लिए इंडेक्स, नया इंडेक्स ज़्यादा बेहतर है तो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है। भले कंपेरेटिबिलिटी के लिए हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि हाँ कंपेरेबल नहीं रहा, पिछली बार तो ये इंडेक्स था नहीं, इस बार ये इंडेक्स है, तो ऐसे एडजस्टमेंट वे में हमें इन्हेंस करना है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को, यही बताया गया है। उसके बाद बताया तो कॉस्ट कंस्ट्रेन ऑन यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें पता है कॉस्ट इज pervasive constraint on the information that can be provided by financial reporting. Reporting financial information impose cost. Financial information कॉस्ट बेनिफिट हम लोग को देखना पड़ता है, कॉस्ट और बेनिफिट देख के हमें यूज़ करना पड़ता है। कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है पर वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है, तो उसका बेनिफिट हो सकता है हो, बट उतना कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके हम लोग को इतना इतना थोड़े से बेनिफिट के लिए इतना कॉस्ट खर्चा करना सेंसिबल नहीं बनता। तो कॉस्ट और बेनिफिट को देख के हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। कोई एक इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, मुझे मिल तो जाएगा, वो बहुत खर्चा पड़ना पड़ेगा, तो मैं क्यों करूँ, मैं जितना कम खर्चे में जितना हो जाए चीज़ें बैलेंस वे में, उस हिसाब से मुझे प्रोग्रेस करना है। वही लिखा हुआ है, बोथ द प्रोवाइडर एंड द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनकर कॉस्ट इन रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों को कॉस्ट होता है, जो प्रोवाइड कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है। इन इम्प्लाइंग अप्लाइंग द कॉस्ट कंस्ट्रेंट, ICAI assess whether the benefit of reporting particular information are likely to justify, जो बेनिफिट है और जो कॉस्ट है वो बैलेंस है कि नहीं, एंड यूज दैट इन्फॉर्मेशन व्हेन अप्लाइंग अ कॉस्ट कंस्ट्रेन इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रपोज इंडेक्स। द ICAI सीक इन्फॉर्मेशन from provider of financial information, user, auditor, academic and other about the expected nature and quality of the benefit and cost of that index. In most situation, assessment are based on combination of qualitative and quantitative information. Because of the inherent subjectivity, different individual assessment of the cost benefit of reporting particular item of financial information will vary. Therefore, I say seek to consider cost benefit in relation to financial reporting generally and not just in relation to individual reporting entity. तो जो भी cost benefit हम लोग को consider करके financial reporting करनी है, यही लिखा गया है। यूनिट 4 बहुत स्मॉल है ये वाला, इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया वही बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं वो होता है। ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी यानी जो एंटिटी जो बना रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको पता है पेरेंट सब्सिडरी कनेक्शन क्या होता है। पेरेंट यानी वो एंटिटी जो कंट्रोल करती है दूसरी एंटिटी को, तो सामने वाली मेरी सब्सिडरी हो जाएगी और मैं हो जाऊंगी पेरेंट। ठीक है। कंट्रोल कैसे करेगी? मेरे पास इतना वोटिंग पावर है, इतना कंट्रोल आ चुका है उस एंटिटी के ऊपर, जनरली 50% से ज़्यादा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो मेरी सब्सिडरी है, मेरा उस पर कंट्रोल है। ठीक है। तो जब कोई पेरेंट एंटिटी बन जाती है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो वो खुद का तो स्टेटमेंट बनाएगी ही, साथ ही साथ एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें वो बताएगी कि मेरा कितना है और मेरी सब्सिडरी का जो जिस पे मेरा कंट्रोल है उसका कितना है, और मर्ज करके मिक्स करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सब्सिडरी पे तो कंट्रोल है उसका, तो उसका भी कुछ एसेट लायबिलिटी जो है पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी लिए कंसोलिडेटेड वाला भी बनाती है। ठीक है। तो खुद का कौन सा बनाएगी? खुद का वो बनाएगी एएस इंडेस जो भी फॉलो करती है वैसा बनाती है। कंसोलिडेटेड में भी वो अगर वो एएस फॉलो करती है तो एएस वाला बनाएगी, अगर वो इंडेस फॉलो करती है तो वो इंडेस वाला बनाएगी। तो ये रूल है। चलिए पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंस वाला इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी यानी जो एंटिटी बना रही है, जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है उसके लिए बोल रहा है, उसको रिपोर्टिंग एंटिटी बोलेंगे हम लोग। ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है यानी जो एंटिटी जो बना रही है स्टेटमेंट, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी विल डिस्कस यूनिट 5 में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। दैट इज़ यूजफुल टू यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन असेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो। कैसा होगा फ्यूचर में, कैसा होने वाला रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपके फ्यूचर बताओगे ना कि हाँ फ्यूचर में अच्छा करेगी ख़राब करेगी वो सामने वाली एंटिटी, उसको हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटी करके बोलेंगे। तो रिपोर्टिंग एंटिटी कैसा करेगी और मैनेजमेंट कैसे यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज को उस रिपोर्टिंग एंटिटी का। ठीक है। सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट में आपको दिख जाता है, पीएल में दिख जाता है, इन अदर स्टेटमेंट नोट बाय प्रेजेंटिंग डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट लायबिलिटी कैसा है, कैश फ्लो, इक्विटी, मेथड, जजमेंट, एस्टीमेट जो भी लगाया हुआ है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो देख के आपको पता चल जाता है। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड टू हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द चेंज एंड ट्रेंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो प्रोवाइड कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट वन प्रिसीडिंग रिपोर्टिंग ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है। यानी मेरा जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, हर कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसके साथ एक कंपैरेटिव भी देती है कि पीएल में आप देखोगे कि इस साल क्या हुआ, उस पिछले साल क्या क्या हुआ था वो भी उसके बगल में दिया हुआ रहेगा। ऐसे ही बनता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर ट्रांजैक्शन एंड अदर possible future event forward looking information is included in financial statement if it relate to entity asset liability is useful to user of financial statement. For example, if an asset or liability is measured by estimating future cash flow, information about those estimate future cash flow may help user of financial statement to understand the reported measure. Financial statement do not typically provide other type of forward looking information. For example, explanatory material about management expectation, strategies for the reporting entity. मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है वो सब नहीं रहता। एसेट लायबिलिटी रहता है, क्या हुआ एक्यूरल बेसिस पे वो दिया हुआ रहता है। आप वो सब जैसे मैंने आपको बताया था पीएल में क्या क्या दिखता है, कैश फ्लो में देख सकते हो, कुछ डायरेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में ऐड करते हैं जो फाइनेंशियल पीएल से होके नहीं जाता ट्रांजैक्शन, वही सब बताया गया है इसमें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन अदर इवेंट दैट हैव ऑकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इफ प्रोवाइडेड दैट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट दैट हैव ऑकर्ड आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा इसमें क्या बोलना चाहता है मैं आपको वो बता देती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, सपोज अप्रैल से लेकर मार्च तक का एक साल का आपने स्टेटमेंट बना दिया, अप्रैल 2023 मार्च 2024। ठीक है, एक साल का आपने स्टेटमेंट बना दिया। तो एक साल में जो जो ट्रांजैक्शन हुआ आपने सब रिकॉर्ड कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है,
आपने सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद क्या होता है, कुछ महीने बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनके पास वो स्टेटमेंट जाता है, वो चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर जनरल मीटिंग होता है, फिर वहाँ पर चीज़ें अप्रूव होती है, सब अप्रूवल हो जाता है, फिर एमसीए पोर्टल पे चीज़ें फाइल कर दी जाती है। ऐसे होता है ये प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हो रहा है बता रहा है, 31 मार्च तक तो चलो रिकॉर्डिंग हम लोग को करना पड़ता है, हम लोग करते हैं। पर मार्च के बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उस बिटवीन का जो पीरियड है ना, उस पीरियड में कई बार चेंजेस, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ इवेंट होते हैं जिनको जो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उस पीरियड का यानी अप्रैल से लेकर मार्च के पीरियड को बहुत इफेक्ट करते हैं। सपोर्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा था, उसका रिजल्ट आ गया, या फिर कहीं आग लग गई, आपका प्रॉपर्टी जो दिखा रहा था प्लान्ड एंड प्रॉपर्टी 31 मार्च को आपको पता चला कि नेक्स्ट ईयर में ये अप्रैल से लेकर मार्च तक का आपने बनाया था, फिर मार्च ईयर एंड हुआ, मई जून में कोई एक पीरियड में, और जुलाई में बोर्ड ने अप्रूव किया, और जून में क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी ही जल के राख हो गया। तब तब तो आप गलत दिखा रहे हो, एक तो है ही नहीं प्रॉपर्टी, अब वहाँ पर दिखा रहे हो प्रॉपर्टी है, हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में बताया गया है इंडेस में कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कब हमें मार्च एंड होने के बाद और बोर्ड अप्रूव करने से पहले जो इवेंट है उसको कब एडजस्ट करना है और कब नहीं एडजस्ट करना है। उसको बोलते हैं एडजस्टेबल इवेंट, नॉन एडजस्टेबल इवेंट, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एक इंडेस है, उसमें वो डिटेल में बताया गया है और बहुत इजी वे में बताया गया है, बहुत इजी इंडेस है वाला, कि कब हमें कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग पीरियड में कई बार जनरली हम लोग तो अप्रैल से मार्च जो भी होता है पीरियड फाइनेंशियल उसको फॉलो करते हैं, पर कई बार क्या होता है पीरियड के एंड होने के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको हम लोग इफेक्ट देते हैं, यानी उनका ट्रीटमेंट या डिस्क्लोजर जो बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। कब क्या होता है वो इंडेक्स में कवर होगा। अभी बेसिक जानकारी रखिए इतना, दैट्स मोर देन एनफ। अब जाते हैं .4.1.3 पे, नहीं 4.1.2 पे, perspective adopted in financial statement. Financial statement provide information about transaction and other event viewed from the perspective of reporting entity as a whole, not from the perspective of any particular group of the entities existing or potential investor, lender or other creditor. मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मैं जो एंटिटी हूँ अपने हिसाब से, मैं अपने को देख के बनाऊंगी, ठीक है। अपने ग्रुप को नहीं, अपना वाला देख के बनाऊंगी कि मुझे कैसे बनाना है। मेरे ग्रुप में किसी कोई कोई एएस फॉलो करा तो क्या मैं भी करूँ? नहीं, मेरे पे जो एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से बनाऊंगी। मेरे पे इंडेस होता है मैं इंडेस करूँगी, मेरे पे एएस होता है तो मैं एएस बनाऊंगी। तो जो एप्लीकेबल है उस हिसाब से बनाऊंगी, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव कौन सा लेंगे? अपना। मैं किसी इन्वेस्टर क्या सोचता है या लेंडर क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है। एंटिटी क्या है, एंटिटी पे एप्लीकेबल कब से हो रहा है उस हिसाब से एंटिटी बनाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट। तो जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट रिकॉर्ड होगा वो मेरे पर्सपेक्टिव से होगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ रिपोर्टिंग एंटिटी। मैं रिपोर्ट बनाऊंगी, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ अपना, ठीक है। मैं एक एंटिटी हूँ। अब बात करते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाया जाता है एज्यूम किया जाता है नॉर्मल केस में कि कंपनी आगे रहेगी, 1 साल तक तो कम से कम रहेगी ही रहेगी। तो ये सोच के बनाया जाता है। अगर हाँ ये एजम्पशन टूटता है कभी, कि लगता है नहीं अब तो कंपनी टिकेगी नहीं, बंद होने वाली है, ऐसा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो उसको गोइंग एजम्पशन पे नहीं बनाया जाता। उसके स्टेटमेंट को लिक्विडेटेड बेसिस पे बनाया जाता है, उसका अलग तरीका है, अलग प्रोसेस है, उस पर भी हम लोग नहीं जाते। यहाँ लिखा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम तक करती रहेगी। जनरली 1 साल तक हम लोग मानते हैं, 1 साल तक कम से कम हम लोग चेक करते हैं कि हाँ ये गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन जो है मीट कर रहा है कि नहीं। हैंस इट इज़ एज्यूम्ड दैट द एंटिटी हैज़ नीदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू इंटर liquidate or cease trading. If such an intention or need exists, the financial statement may have to be prepared on a different basis. If so, the financial statement describe the basis use. अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है एंटिटी तो प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है और उस हिसाब से बनाया गया है अकाउंट्स।
तो उस हिसाब से क्या होता है जनरली, उस हिसाब में क्या होता है ना कि आप कहीं कहीं हिस्टोरिकल वैल्यू यूज़ करते थे ना कि उस समय खरीदे थे वही प्रॉपर्टी चल रहा था, उसी हिसाब से दिखाएंगे, तो वैसे नहीं दिखाया जाता। फिर आज के मार्केट में जो वैल्यू उस पर हम लोग प्रेजेंट करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि अब तो बिकने वाली है तो फिर बिकेगी तो आज का जो वैल्यू उस हिसाब से दिखाए, यही सोच के माइंड में बनाया जाता है। तो क्या क्या रूल है वो अलग बताया गया है, वो हम लोग किसी एक एग्जाम्पल में कवर करेंगे, अभी तो नहीं, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं इस चैप्टर 2 का। 4.2 रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी जो एंटिटी बना रही है रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ रिपोर्टिंग एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज रिक्वायर्ड और चूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ रिपोर्टिंग एंटिटी कैन बी अ सिंगल एंटिटी और अ पोर्शन ऑफ एन एंटिटी और अ कैन comprise more than one entity. A reporting entity is not necessarily a legal entity. Sometimes one entity, parent, has control over another entity, subsidiary. If the reporting entity comprise both, रिपोर्टिंग एंटिटी पैरेंट भी है सब्सिडरी भी है, द रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रेफर टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों? अगर मैं पेरेंट हूँ तो मेरी कोई सब्सिडरी है तो मुझे एक तो अपना स्टैंड अलोन खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें मुझे दिखाना पड़ता है कि मेरी एक सब्सिडरी है, उसका एसेट पे मेरा अधिकार इतना है, वैसे करके बनाया जाता है। If the reporting entity is the parent alone, the reporting entity's financial statement are referred to as standalone financial statement और separate financial statement. Standalone financial statement या separate financial statement क्या होता है? जब entity खुद का जो बनाती है उसको बोलते हैं। कंसोलिडेटेड क्या होता है? जब कंसोलिडेट यानी मिक्स करके मेरी सब्सिडरी को मिला के जो मैं बना रही हूँ अकाउंट, वो अगर मेरी सब्सिडरी है नहीं तो मैं सिर्फ स्टैंड अलोन बनाऊंगी, खुद का बनाऊंगी, इंडिविजुअल वाला बनाऊंगी। पर अगर मेरी सब्सिडरी है तो मुझे कंसोलिडेटेड बनाना पड़ता है, तब मुझे ये फॉलो करना। अच्छा है, इसके साथ में बता दूँ कई जगह आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है इंडेक्स में, आपको हम यहाँ यहाँ छूट देते हैं, आप नहीं भी बनाओगे ना कंसोलिडेटेड तो हम लोग को चलता है, आगे पता चलेगा, अभी नहीं। सिर्फ मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि हाँ ऐसा भी है, कुछ कहीं कहीं है, और कहीं कहीं क्या है, 3 जगह ये भी बता देती हूँ। एएस में है अलग रूल, इंडेक्स में है अलग रूल, कंपनीज एक्ट में है अलग रूल। टफ सुन के लग रहा होगा पर बहुत ईजी है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना पता चलेगा, जब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी तो बोलोगे वाह ये तो बहुत ईजी था। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज नॉट अ लीगल एंटिटी एंड डज नॉट कंप्राइज ओनली लीगल एंटिटी लिंक्ड बाय अ पेरेंट सेपरेट रिलेशन, हाउ कैन द बाउंड्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी बी डिटरमाइंड। अच्छा, रिपोर्टिंग एंटिटी की बाउंड्री क्या है, कहाँ तक वो बनाएगी। पेरेंट अगर मैं एक लीगल वैसे कंपनी फॉर्म में नहीं हो तो फिर कैसे बनाऊंगी। तो बोला है कि बाउंड्री कैसे डिसाइड करेंगे। बाउंड्री आप देखोगे कि आपका जो इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। द बाउंड्री ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेटरी और इनकम्प्लीट सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंक्लूड द सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द बाउंड्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी रिजल्ट इन न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन। हम लोग ने पढ़ा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम लोग ने जैसे पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ रहे थे, क्वालिटी पढ़ रहे थे, याद है मैंने बताया था फॉर CNF कटवी। हाँ, तो जब हम लोग फॉर यानी फेथफुल की बात करते थे उसमें मैंने बताया था CNF कंप्लीट न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी बायस नहीं, बायस हो जाएगा तो क्या होगा, एरर। तो कंप्लीट न्यूट्रल एरर फ्री होना चाहिए, तो उसका वो कंप्लीट न्यूट्रल वाला पॉइंट ही लिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि those user need relevant information and faithful represent what it purpose to present. Faithful representation require that the boundary of the reporting entity does not contain any arbitrary or incomplete set of economic activity, यानी complete होना चाहिए, including that set of economic activity within the boundary of the reporting entity result in neutral information. जो भी boundary में बता रही है वो neutral होना चाहिए, bias नहीं होना चाहिए। A description is provided of how, एक description बता देना चाहिए कि मैंने boundary कैसे decide किया। ये बताया गया है अगर रिपोर्टिंग एंटिटी अगर लीगल एंटिटी, नॉट अ लीगल एंटिटी यानी कंपनी के फॉर्मेट में नहीं है, किसी और फॉर्मेट में है, तब क्या करना है उसके लिए बताया गया है ये वाला चीज़। ठीक है, कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये सिर्फ थ्योरी पर्पज़ के काम के लिए है आपका। ठीक है, सिर्फ आगे समझ में ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस और बोथ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी एज अ सिंगल रिपोर्टिंग एंटिटी। सिंगल रिपोर्टिंग एंटिटी बोलना चाहता है कि जब पेरेंट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो खुद का तो बनाती है जैसे नॉर्मल बनाया जाता है कंपनी का। कंसोलिडेटेड में क्या होता है,
ऐसे बनाया जाता है कि जैसे सब्सिडरी भी खुद की ही है, सब्सिडरी और मैं दोनों एक है, दोनों का ऐसे, दोनों का प्लांट एंड मशीनरी को मर्ज करके वैल्यू लिख रहे हैं, दोनों का चीज़ों को मर्ज मर्ज करके एडअप करके वैल्यू लिखते हैं हम लोग। Consolidated financial statement provide information about asset, liability, equity, income, expenses of both the parent and its subsidiary as a single reporting entity. That information is useful for existing and potential investor, lender, the creditor of the parent, and their assessment of the prospective future net cash inflow to the parent. फ्यूचर में क्या कैश फ्लो होगा पेरेंट का समझने में हेल्प करता है. दिस इज बिकॉज नेट कैश इनफ्लो टू द पेरेंट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन टू द पेरेंट फ्रॉम सब्सिडरी, क्योंकि भाई सब्सिडरी से भी तो पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट की है तो सब्सिडी गेन होगा, इसको भी तो गेन होगा, इसीलिए हम लोग को दिखाना पड़ता है. एंड दोज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन नेट कैश इनफ्लो टू द सब्सिडरी. Consolidated financial statements are not designed to provide separate information about the asset, liability, income, expenses. A subsidiary own financial information are designed to provide that information. So basically इसमें ये पूरे पैरा में यही से बताया गया है कि अगर आप पेरेंट हो तो आपको अपना सेपरेट बनाना पड़ता है, उसके साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. ठीक है, कंसोलिडेटेड में मर्ज करके आप दिखाते हो, जो भी उसका रूल है उस हिसाब से आप दिखाते हो. ठीक है, वो सारी चीज़ें मर्ज नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें मर्ज होती है, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं. कैसे होते हैं वो आपको जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे है इंडेस पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों पे देखने वाला, उसमें जो बताएगा उस हिसाब से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी इतना जान के रखिए कि अगर आप पेरेंट हो तो आपको खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एक कंसोलिडेटेड बनाना पड़ता है. ठीक है, आपकी जो सब्सिडरी है वो अपना जो स्टेटमेंट बनाती है वो नॉर्मल बनाएगी, उसको जैसे बनाने का है उसको नहीं बनाना कंसोलिडेटेड, वो अपना नॉर्मल बनाती है. ठीक है, जैसे उसको बनाया जाता है उसका जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से अपना स्टेटमेंट बनाएगी. आप पेरेंट हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद का भी बनाना है, साथ में कंसोलिडेटेड बनाना, ताकि पूरा आपका कंडीशन क्या है समझ में आए. आप तो कंट्रोल कर रहे हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखना चाहिए कि भाई आप बढ़ा हुआ क्यों है कंसोलिडेटेड में, क्योंकि इतने इतने इन सब्सिडरी को आप कंट्रोल कर रहे हो, वो सब दिख रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. बैलेंस शीट में दिख रहा है कि ऐसे आपका इंडिविजुअल में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी इतना है, पर जब कंसोलिडेटेड कर रहे हो तो इतना सारा अमाउंट का है. कैसे वो कंसोलिडेटेड में, यानी आपने इतनी सब्सिडरी बना के रखी है, इतना कंट्रोल है आपका, तो दिख रहा है. सब्सिडरी अपना जो नॉर्मल है वो बनाएगी. ठीक है, यही बताया गया है चीज़ों को, ताकि एक प्रॉपर व्यू आए, जो यूज़र है वो समझ पाए कि क्या हो रहा है. आप पेरेंट हो तो आपका ये वैल्यू, आप एज अ जब कंसोलिडेट बना रहे हो तो आपकी जितनी सब्सिडरी है तो उसके वजह से आप पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट क्या है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्या है आपका. और साथ में सब्सिडरी का देखना होगा तो वो सब्सिडरी का अलग से देख लेगी, जो क्योंकि सब्सिडरी खुद का अपना अलग से बनाती है. यही बताया गया है यूनिट 4 में. यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे राइट के बारे में, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है. ये कुछ डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सब समझने के लिए. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल वाला पॉइंट, जो बहुत बार रिपीट होगा. तो कंट्रोल का डेफिनेशन इंडियस के हिसाब से क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट क्या होता है, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस, ये बहुत ईजी है और सिर्फ एक बार पढ़ने से हो जाएगा आपका. चलिए देखते हैं यूनिट 5 में एलिमेंट यानी जो जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बारे में बात किया गया है. ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी एसेट, क्लेम यानी लायबिलिटी इक्विटी की बात कर रही है, और चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम रिफ्लेक्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या जाता है, इनकम, एक्सपेंसेस, पीएल की बात कर रहा है. अदर चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एसेट. एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज़ है जिस पे पहला तो आपका राइट होगा, दूसरा उससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट होगा, और तीसरा कंट्रोल. ये 3 एलिमेंट होना ज़रूरी है. राइट होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है. एसेट किसे कहते हैं, ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एसेट किसे कहते हैं जिसमें 3 चीज़ कवर्ड है. एक है राइट होना चाहिए, जिस चीज़ पे राइट है मेरा उस पे वो पोटेंशियल है, उस पे वो उसका खुद का है पोटेंशियल, यानी उस पे वो मतलब है, उसका एबिलिटी है, पोटेंशियल है, एबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करे, और तीसरा कंट्रोल. ये तीनों एलिमेंट जब होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि वो एसेट है.
और हम लोग उसको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। ये जनरली बताया गया कि नॉर्मली ऐसे किया जाता है। अगर किसी इंडियस में कुछ और कहना होगा तो वो बता देगा, पर नॉर्मली हम लोग यही मानते हैं कि अगर कंट्रोल है, आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल है, आपका उस पर राइट भी है, और साथ में वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकता है आपको, तो आप उसको एसेट मान सकते हो आपका और बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। ठीक है, तो राइट कितने बहुत तरह के राइट हो सकते हैं। राइट टू रिसीव कैश एक खास बात है। कई बार क्या होता है कि अगर मेरे पास राइट है, मेरे पास अधिकार है कि मुझे कैश मिलेगा, सपोज राइट टू रिसीव कैश, तो सामने वाले के पास ओब्लिगेशन होगा, यानी ड्यूटी होगी कि उसको तो देना पड़ेगा, तभी तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। अगले के पास ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं देने का, तो फिर मैं कैसे कहूँगी कि मेरा अधिकार है, मेरा राइट है लेने का। ठीक है, वही बताया गया है। सर्टेन राइट करस्पॉन्ड टू ऑब्लिगेशन टू ऑफ अनदर पार्टी, यानी अगर मेरे पास राइट है तो सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन है। जैसे कि राइट टू रिसीव कैश, अगर मेरा अधिकार है, मुझे कैश मिलेगा, तो सामने वाले के पास वो होना चाहिए ड्यूटी कि उसको देना है, तभी मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा राइट टू रिसीव कैश हो गया। ये किसी कब होता है, जनरली सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, जब मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया कस्टमर को, तो मेरे पास एक राइट आ गया कि मुझे पैसे मिलेंगे, जो मैंने सेल किया उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन है कि उनको देना पड़ेगा मुझे पैसे, और मेरे पास राइट है कि मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वही बताया गया है इसमें। राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव गुड्स और सर्विस, राइट टू एक्सचेंज इकोनॉमिक बेनिफिट विद अनदर पार्टी ऑन फेवरेबल टर्म, right to benefit from an obligation of another party to transfer economic resources if specified uncertain future event होगा, कोई uncertain future event हो गया तब मेरा राइट होगा। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम जो होता है, कुछ अनहैपनिंग हो जाता है, तब मेरे पे राइट आ जाता है, मेरे को राइट मिल जाता है कि हाँ मुझे पैसे मिलेंगे, क्लेम मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा था, सामने वाले के पास ड्यू ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि उनको पेमेंट करना, मेरे पास राइट है कि मुझे मिलेंगे। तो ये हो गया राइट और ऑब्लिगेशन का गेम। हाउएवर देयर कुछ कुछ कैसे ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर भी मेरे पास राइट है। जैसे कि मेरे पास प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, तो मेरे पास तो राइट है, भले किसी और के ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ, मेरा राइट है, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। मेरे पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ, स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास राइट है उसको यूज़ करने का। तो मैं क्या उसको रिकॉर्ड करूँ? हाँ, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरे पास राइट है। मेरे पास अगर सारा चीज़ें में वो फुलफ़िल हो जाती है कि मेरे पास राइट है, मेरे पास कंट्रोल है, उससे मुझे बेनिफिट होगा, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन और सिमिलर मीन्स, यानी अच्छा ये राइट होता कैसे, कैसे इस्टेब्लिश होगा ये राइट। मेनी राइट्स अनस्टैब्लिश, कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, लेजिस्लेशन में या कोई सिमिलर किसी वे में इंसान को राइट मिल जाता है। एंटिटी माइट ऑब्टेन राइट फ्रॉम ओनिंग, लीजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, from owning a debt instrument or equity instrument, or from owning a registered patent. However, an entity might also obtain right in another way, for example, by acquiring or creating know-how through an obligation of another party. Some goods or service, for example, employee service, they are received and immediately consumed. तो ये सब राइट बताए गए कैसे कैसे राइट क्रिएट होता है। एक इंटरेस्टिंग है राइट वाले कॉन्सेप्ट में, द कंसेप्ट ऑफ एसेट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट राइट डू नॉट कंस्टिट्यूट एसेट। अ कपल ऑफ सिचुएशन आ, अच्छा ये जो पब्लिक डोमेन में है, रास्ता है, पब्लिक भी यूज़ कर हम लोग, तो ऑफकोर्स वो राइट, उसको हम लोग थोड़ी एसेट बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका एग्जांपल पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ राइट को वही इलास्ट्रेट मतलब एग्जैजुरेट करके सारा वही राइट क्या होता है वह बताया गया है। तो एक सेकेंड, हाँ ये सब मैंने कवर कर दिया था। एग्जाम्पल 4 में है, जैसे कि ओनरशिप ऑफ लैंड, मेरे पास लैंड है, ठीक है, अगर मेरे पास लैंड है, मेरे पास राइट है कि मैं उसको कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसको प्लेज कर सकती हूँ, सारा चीज़ करने का राइट है मेरे पास, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर सपोज़ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे पास राइट है, सामने वाले से मुझे पैसे मिलेंगे, पर अभी केस चल रहा है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं मेरा ड्यूटी नहीं बन रहा, तो अभी डिस्प्यूट में, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ? तब तो मैं नहीं बोल सकती अनसर्टन वेदर राइट एग्जिस्ट, उस समय राइट है कि नहीं, क्योंकि वो तो डिस्प्यूट वाला केस में। तो ये बताया गया है कि राइट क्लियर होना चाहिए, कि राइट होगा तब तो आप इसको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करोगे। राइट अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं, इस्टेब्लिश हुआ नहीं है, तो आप नहीं रिकॉग्नाइज करोगे इसको। ठीक है, एसेट बनने के लिए 3 चीज़ चाहिए, राइट, कंट्रोल और इकोनॉमिक बेनिफिट। ये तीनों चीज़ होंगे तब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे एज ए एसेट आप बोल सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो। तो पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट, चलिए मैंने बताया था कि राइट होना चाहिए, फिर पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि बेनिफिट भी दे। राइट तो है पर अगला कुछ कर ही नहीं सकता, बेनिफिट है ही नहीं, तो क्या उसमें है मेरा, उसको क्या रिकॉर्ड करोगे आप?
रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें प्रोबेबल है कि मुझे कुछ बेनिफिट होगा, मुझे कुछ फ़ायदा होगा. इट डज़ नॉट नीड टू बी सर्टेन और even likely that the right will produce economic benefit. It is only necessary that the right already exists and that it at least circumstances it would produce for the entity economic benefit beyond those available to other party. यानी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि हाँ मुझे बेनिफिट होगा. राइट के बारे में ये बोला गया है, राइट कैन मीट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड हैंस कैन बी एन एसेट. ठीक है, वो कंडीशन मेट हो जाएगा, राइट कंट्रोल इकोनॉमिक बेनिफिट है तो हो जाएगा, हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे. इवन इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट लो, अगर जो प्रोबेबिलिटी बोल रही हो कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा थोड़ा सा भी है, तब पर भी हम उसको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो नेवरदलेस दैट लो प्रोबेबिलिटी माइट अफेक्ट डिसीजन out what information to provide about the asset and hence to provide that information including decision about whether an asset is recognized and how it is measured. अब उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मेज़र कैसे करना है, वो अलग है, पर उसको एसेट मान सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल 6 यही बताया, रिसीवेबल फ्रॉम अ बैंकक्रप्ट कस्टमर. लूटा हुआ कस्टमर कुछ है ही नहीं देने के लिए, पर मेरे पास राइट है कि मेरा अधिकार, मैंने उसको बेचा था, मुझे पैसा मिलने चाहिए था, पर अगला बैंकक्रप्ट हो गया. तो रिसीवेबल फ्रॉम अ बैंकक्रप्ट कस्टमर इज अ राइट. तो राइट टू एस्टैब्लिश दिख रहा है. इवन इफ द मेजरमेंट प्रिंसिपल रेंडर द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ सच एसेट इज नील. तो कैरिंग अमाउंट क्या दिखाएंगे, नील, कुछ पैसा मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं, बट मेरा राइट तो है. तो वही बताया गया है. रोल ऑफ टाइमिंग, इसमें बताया गया ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोटेंशियल टू प्रोड्यूस. अच्छा, टाइमिंग में ये बताया गया कि प्रेजेंट पोटेंशियल यानी आज के डेट में पोटेंशियल है कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा. आज के डेट फ्यूचर में देगा तब रिकॉग्नाइज करना, ऐसे नहीं बोल रहा है. आज के डेट में इसके पास इतना एबिलिटी है कि हाँ मुझे फ्यूचर में देगा बेनिफिट, तो मैं इसको मान सकती हूँ कि हाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है प्रोबेबल है कि हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा. आज के डेट में भले मुझे अभी तक इकोनॉमिक बेनिफिट मिला नहीं है, मुझे मिलेगा फ्यूचर में, पर आज इसका एबिलिटी है, प्रेजेंट पोटेंशियल है. ये बताया गया है रोल ऑफ टाइमिंग में. रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, कई बार क्या होता है, आप एक्सपेंसेस करते हो, आपके पास एसेट आता है, आप पैसा खर्चा करते हो, आप एसेट परचेज करते हो, आप दिखाते हो कि हाँ मेरा राइट है, इससे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, मेरा कंट्रोल आ गया. ठीक है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देता है एसेट. तो ऐसे केसेस में आपने पैसा बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया, फिर भी आपके पास एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ गया जिसका प्रेजेंट है, पोटेंशियल है, इकोनॉमिक बेनिफिट का आपके पास राइट आ गया, आपको कंट्रोल आ गया, एसेट, वो तीनों चीज़ें मिट करके और आप उसको एसेट की तरह डिफाइन कर सकते हो, आप दिखा सकते हो. ठीक है, ये चीज़ बताया गया बेसिकली राइट के बारे में. इसके अलावा है कंट्रोल. कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियस में कंट्रोल, क्योंकि एएस में पढ़ोगे कंट्रोल का कुछ और मीनिंग है, डेफिनेशन है. इंडियस क्या बोलता है, कंट्रोल कब आता है. हम लोग इंडियस पढ़ रहे हैं, हम लोग को इंडियस के हिसाब से अकाउंटिंग करना है. हम लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इंडियस क्या बोलता है कंट्रोल के बारे में. इंडियस कहता है कंट्रोल आपके पास तब आता है जब इट हैज़ अ प्रेजेंट एबिलिटी. आज के डेट में आपके पास प्रेजेंट एबिलिटी है टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इट हैज़ द राइट to deploy the economic resources in its activity or to allow another party to deploy the economic resources in that other party activity and obtain economic benefit that may flow from it. यानी इट हैज़ अ प्रेजेंट एबिलिटी टू डायरेक्ट, मेरे पास आज प्रेजेंट एबिलिटी है, ठीक है, कि मैं उसको डायरेक्ट कर सकती हूँ कैसे यूज़ करना है. ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट फ्लो फ्रॉम इट, और मुझे उससे बेनिफिट होगा. ठीक है, तो कंट्रोल है. कंट्रोल लिंक एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू एन एंटिटी. असेसिंग वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर विच द एंटिटी अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी मे कंट्रोल अ proportionate share in a property without controlling the right arising from the ownership of the entire property. In such a case, the entity asset is the share of property which it controls, not the right arising from the ownership of entire property which it does not control. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल के बारे में कि ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ओनरशिप होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपके पास ओनरशिप चाहिए तभी आप उसको एसेट बोल सकते हो. नहीं, ओनरशिप नहीं लिखा, कंट्रोल लिखा है. किसी भी तरीके से अगर आपके पास सामने वाली चीज़ पे आपका कंट्रोल हो जाता है, भले आप उसको ओन नहीं करते हो, बट आपके पास कंट्रोल है, आपके पास राइट है, उससे फ्यूचर में प्रेजेंट उसका कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में देगा बेनिफिट, तो हाँ आप उसको एसेट मान सकते हो. ये कंट्रोल के लिए कहा गया कि एंटिटी कंट्रोल एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज इफ
प्रेजेंट एबिलिटी है, आज की डेट में उसका एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ कैसे इसको डिप्लॉय करना, यूज़ करना, और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट मे flow from it. For an entity to control an economic resources, the future economic benefit from the resources must flow to the entity, either directly or indirectly, rather than to another party. This aspect of control does not imply that the entity can ensure that the resources will produce economic benefit in all circumstances. Instead, it means that if the resources produce economic benefit, the entity is the party that will obtain them either directly or indirectly. Having exposure to significant variation in the amount of economic benefit produced by the economic resources may indicate that they control the resources. However, it is the only one factor to consider in the overall assessment of whether control exists. An entity control an economic resource if it has a present ability to direct the use of the economic resources and obtain economic benefit that may flow from it. Control include the present ability to prevent other party from directing the use of economic resources and from obtaining economic benefit that may flow from it. It follows that if one party control an economic resources, no other party control that resources. Control of an economic resources usually arise from the ability to enforce legal right. However, control can also arise if entity has other means of ensuring that it and no other party has the present ability to direct the use economic resources and to obtain benefit that flow from it. For example, entity could control a right to use know-how that is not in the public domain. If the entity has access to know-how and the present ability to keep the know-how secret, even if that know-how is not protected by registered patent. It must be remembered that if one party control economic resources, no other party control that economic resources. Would control exist with the principal agent relationship? Sometimes one party principal engage another party agent रखता है to act उसके behalf में. प्रिंसिपल में engage agent to arrange sales, सब काम करने के लिए अपने agent रखा है. If the agent that custody of economic resources controlled by the principal, that economic resources is not that of the कई बार क्या होता है वो रिसोर्सेज एजेंट यूज़ कर रहा है पर है तो वो प्रिंसिपल का. कंट्रोल जो है प्रिंसिपल के पास है, राइट जो भी है उसको कैसे यूज़ करने का वो प्रिंसिपल के पास है. इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो प्रिंसिपल का होगा. तो ऐसे केसेस में वो जो एसेट है वो एजेंट का नहीं है, वो प्रिंसिपल का माना जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका एसेट से रिलेटेड कुछ कुछ डेफिनेशंस क्लियर हो गए, जिसमें सबसे था मेन कंट्रोल होना चाहिए, राइट और इकोनॉमिक बेनिफिट. लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब एक ओब्लिगेशन है, सामने वाले के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उसको भाई करना पड़ेगा. ठीक है, और वो प्रेजेंट ओब्लिगेशन होना चाहिए. मैं इसको लाइबिलिटी कब बुक करूँ? ओब्लिगेशन होने से बुक कर देंगे नहीं, ओब्लिगेशन होगा वो प्रेजेंट, कोई पास्ट में एक्शन हुआ था, पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज मेरे पास ऑब्लिगेशन हो गया कि भाई मुझे तो ये काम करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, कोई पास्ट में कुछ हुआ था. ठीक है, और जिसके वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जा रहा है, माइनस हो रहा है मेरा, तो ऐसे केसेस में मैं बोलूँगी लायबिलिटी है. तो वही बताया गया. पहले तो ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द एंटिटी हैज़ नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड. मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती. एन ऑब्लिगेशन ऑलवेज ओड टू अनदर पार्टी. The other party could be a person or another entity or group of person or other entity or society at large. It is not necessary to know the identity of the party to whom the obligation is owed. However, requirement for one party to recognize a liability and measure it at a specified amount does not imply that the other party must recognize an asset or measure इट एट द सेम अमाउंट. मैंने ऑब्लिगेशन बुक किया है, लाइबिलिटी बुक किया है, क्या इसका मतलब है सामने वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम भी अपना एसेट बुक करो, राइट बुक करो? ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, particular index may contain different recognition criteria measurement requirement for the liability of one party and the corresponding asset of the other party. If those different criteria or requirement are consequence of decision intended to select the most relevant information that faithfully represent what it purports to represent. वही बताया गया है कि मैं लाइबिलिटी अपने बैलेंस शीट में दिखा रही हूँ, मैं एक ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से वो लाइबिलिटी के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो मैं उसको लाइबिलिटी बुक कर दी. इसका मतलब है सामने वाला उसको एसेट बुक करेगा? ऐसा नहीं है. Many obligations are established by contract, legislation or similar means and are legally enforceable by other party to whom they are owed. Obligation can also arise, however, from an entity customary practice.
अच्छा, ये ऑब्लिगेशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जानने का कि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है। मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मुझे तो भाई पेमेंट करना पड़ेगा तभी मैं उसको बुक करूँगी। मेरे पास डिस्क्रिशन है, मेरे पास चॉइस है, मैं पे करूँ नहीं करूँ, तो मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। पर अगर मेरे पास ऑब्लिगेशन है, मुझे पे करना ही पड़ेगा, मुझे अपना रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, तो वो मैं बोलूँगी ऑब्लिगेशन है। कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है, यानी कहीं लिखा नहीं है पर ये प्रैक्टिस है, यही लिखा हुआ है, मेनी ऑब्लिगेशन आर एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेशन और सिमिलर मीन्स एंड आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द अदर पार्टी टू whom they are owed. Obligation can also arise, however, from an entity customary practice. कई बार जैसे कि एंटिटी का रिकॉर्ड है कि हर साल वो बोनस पे करती है, सपोज हर साल दिवाली के टाइम बोनस पे करती है, एंटिटी का ये है, कस्टम है, नहीं तो फिर वो मतलब हर साल ही करते आई है वो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे एक एजम्पशन आएगा कि हाँ इस साल भी करेगी, राइट, यानी इस साल वो ऑब्लिगेशन बुक कर देगी बोनस का। हालांकि लिखा नहीं है कि कंपनी पे, उस कंपनी पे सपोज लिखा नहीं कि तुमको बोनस देना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं है, बट फिर भी वो बोनस देगी और वो बुक करेगी कि इतना अमाउंट कि मुझे बोनस के लिए मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, यानी मेरे पे बाइंडिंग तो नहीं था, बट क्योंकि कस्टमरी प्रैक्टिस है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा ही नहीं है, मैं हर उस सेक्टर वाली जो इन कंपनी है वो करती है ऐसा, और हम लोग भी हमेशा से करते आए हैं, तो हम लोग को करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग पहले से बुक कर देते हैं। यही बात किया गया कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का, ठीक है। तो मेनी ऑब्लिगेशन आर established by contract legislation or similar means and are legally enforceable by other party to whom they are owed. Obligation can also arise, however, from the entity customary practice, published policy or specified statement if the entity has no practical ability to act in a manner inconsistent with those practice, policy or statement. वो जनरली वही करेगी क्योंकि उस इंडस्ट्री में वैसे ही करते आए हैं, तो उनको भी वही करना पड़ेगा। द ऑब्लिगेशन दैट अराइज इन सच ए सिचुएशन, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्योंकि लीगली तो नहीं था उनको देना बोनस, कहीं लिखा हुआ नहीं था, बट फिर भी क्योंकि प्रैक्टिस है तो एम्प्लॉय जानता है कि हाँ दिवाली आ गया, उनको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, तो कंपनी क्या करेगी, बुक कर लेगी और अपना ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड कर लेगी एज ए लाइबिलिटी, ठीक है। इन सच वेदर एंटिटी ड्यूटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट इज conditional on an action that the entity itself may choose to take is an obligation or not. In such a situation, the entity has an obligation if it has no practical ability to avoid taking that action. अगर मेरे पास कोई एबिलिटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी है ही नहीं, मैं इसको स्केप कर सकूँ, उस चीज़ से भाग सकूँ, मुझे देना ही पड़ेगा, तब वो ऑब्लिगेशन हो जाता है। अ कंक्लूजन दैट इट अप्रोच टू प्रिपेयर डेटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑल्सो इम्प्लाइज अ कंक्लूसिव दैट the entity has no practical ability to avoid a transfer that could be avoided only by liquidating the entity or by ceasing to trade. The, the factor used to assess whether entity has then practical ability to avoid transferring an economic resources may depend on the nature of the entity duty or responsibility. For example, in some cases, entity may have no practical ability to avoid a transfer if any action that it could take to avoid the transfer would have economic consequence significantly more adverse than the transfer itself. However, neither an intention to make a transfer nor a high likelihood of a transfer is sufficient reason for conclude that entity has no practical ability to transfer the resource. तो इसमें वही बताया गया है कि whether an entity duty to transfer economic resources that is conditional on an action that the entity itself may choose to take is an obligation or not. तो ऑब्लिगेशन तभी मानेंगे अगर उसके पास कोई प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है उसको अवॉइड करने का। अगर किसी भी तरीके से उसके पास एबिलिटी है अवॉइड करने का तो उसको ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे। उसका एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो भाई तो तब तो वो ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो कस्टम से बना हुआ है, यानी वो चलता होता ही आ रहा है, इस बार भी होगा। ट्रांसफ़र ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया, लायबिलिटी कब होगा, ऑब्लिगेशन होगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कुछ पास्ट में कुछ हुआ था उससे भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और मेरा रिसोर्सेज जा रहा है तो हो गया मेरा वो ऑब्लिगेशन ऑफ लायबिलिटी बुक कर देंगे। टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया ऑन ऑब्लिगेशन मस्ट हैव द पोटेंशियल टू रिक्वायर द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू अनदर पार्टी। For that potential to exist, it does not need to be certain or even likely that the entity will be required to transfer economic resources. Transfer may, however, for example, be required only if the specified uncertain future event occur. It necessary that the obligation already exists. तो बेसिकली वही ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया है कि ऑब्लिगेशन क्या था, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से तो हम लोग मानते हैं उसको रिसोर्स लायबिलिटी।
अब एक डेफिनेशन आता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? जब भी हम लोग एसेट या लायबिलिटी की बात करेंगे, एक वर्ड आता है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट किस लिए इंपॉर्टेंट है? इन यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया या तो इंडिविजुअल या तो हम लोग ग्रुप। कहीं कहीं इंडिया से जब फॉलो करोगे तो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एसेट को लोगे और कहीं पर ग्रुप ऑफ एसेट को लोगे। ठीक है, तो हर इंडियाज़ के लिए अलग अलग है। जो भी सर्कमस्टांसेस है उस पर डिपेंड करेगा वहाँ पर क्या कहानी होगा अप्लाई। तो यूनिट ऑफ अकाउंट इज सिलेक्टेड प्रोवाइड यूजफुल। ये सब्जेक्टिव भी है कई बार आपको इंडेक्स में लिखा हुआ भी रहेगा कि हाँ इस केस में ये अप्लाई है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट इज द राइट और द ग्रुप ऑफ राइट। ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्लिगेशन हो सकता है, ग्रुप ऑफ राइट ऑब्लिगेशन टू विच रिकॉग्नाइजेशन। कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मेज़र करना है, यानी इंडिविजुअली रिकॉर्ड करूँ या ऐसे ग्रुप करके ऐड करके रिकॉर्ड करूँ या इंडिविजुअली करके मेज़र करूँ या ग्रुप करके मेज़र करूँ, क्या करना है यूनिट ऑफ अकाउंट बताता है। यूनिट ऑफ अकाउंट उसी को बोलते हैं। तो कहीं पर यूनिट ऑफ अकाउंट इंडिविजुअल होगा, कहीं पर यूनिट ऑफ अकाउंट ग्रुप लिया जाएगा। एसेट या लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है। A unit of account is selected for an asset liability when considering how recognized criteria and measuring concept will apply to that asset liability and the related income expenses. यही बताया गया यूनिट ऑफ अकाउंट में। उसके बाद है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी जो अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। दो पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सामने वाला, ठीक है, और मैं। या तो हम दोनों ने कुछ नहीं किया अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट, या फिर हम दोनों ने आधा आधा किया है, पूरी तरह से नहीं किया है, तो भी हम इसको बोल सकते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पोर्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इक्वली अनपरफॉर्म्ड। नीदर पार्टी हैज फुलफिल्ड एनी ऑब्लिगेशन और बोथ पार्टी हैव partially fulfilled their obligation to an equal extent. Executory contract establish a combined right obligation to exchange economic resources. The right and obligation are interdependent and cannot be separated. Hence, the combined right and obligation constitute a single asset or liability. The entity has an asset if the term of executory are currently favorable. फेवरेबल होगा तो एसेट होगा, अनफेवरेबल होगा तो हम उसको लायबिलिटी की तरह बुक करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये सब थ्योरी पर्पज़ के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। जब आप सम्स करोगे तो उसमें और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें बस जानने के लिए थ्योरी जो है हल्का हल्का समझ लेंगे, दैट इज़ मोर देन एनफ। सब्सटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। डेफिनेशन ऑफ इक्विटी बताया गया है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड देन एंड। Substance of contractual right and contractual obligation. The term of contract create, जब भी contract होता है तो right और obligation create होता है entity के लिए, किसी के लिए right, किसी के लिए obligation. To represent those right and obligation faithfully, financial statement report their substance. In some cases the substance of the right and obligation is clear from the legal form of the contract. कई बार तो legally जो दिख रहा है वही होता है, कई बार legally कुछ और दिखता है पर actual में होता कुछ और है। इन अदर केस द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर एनालाइज टू आइडेंटिफाई। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो एग्जैक्टली क्या है। ऑल टर्म्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो वेदर एक्सप्लिसिट यानी प्रॉपरली लिखा हो या इम्प्लिसिट यानी इम्प्लाइड है, लिखा हुआ नहीं है पर ये पता था कि ऐसे ही इसका मीनिंग है, आर कंसिडर्ड unless they have no substance. Implicit terms could include, for example, obligation imposed by law ने कुछ impose कर दिया, वो भी implicitly बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा पर लॉ तो यही बोलता है इस मैटर में। Terms that have no substance are disregarded. A term has no substance if it has no discernible effect on the on the economic of the contract. Terms that have no substance that could include, for example, terms of terms that bind neither party, दोनों पार्टी बाइंडिंग नहीं हो रहा, right including option that the holder will not have the practical ability to exercise in any circumstances. तो वही हमें सब्सटेंस देखना पड़ेगा, वही बता रहा है। फिर डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी क्लेम ऑन द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग। इक्विटी सारा लायबिलिटी पे करने के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है ना, आपने सारा जो भी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर सबको पेमेंट करके लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। डेफिनेशन इनकम एक्सपेंसेस क्या होता है आपको पता है, पीएल में जो दिखता है वो है इनकम एक्सपेंसेस। यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकम एक्सपेंसेस को देखना पड़ता है ताकि वो समझ सके पोजीशन क्या है। डिफरेंट ट्रांजैक्शन आर द इवन जनरेट इनकम एक्सपेंसेस विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सेपरेटली अबाउट इनकम एक्सपेंस विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कैन हेल्प यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प करता है। सो बेसिकली यही सब थ्योरी है। जहाँ जहाँ पॉइंट है आपको मकअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही, पर आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे तो याद
जिसको याद करना समझना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है।